वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 7 मैथ्स गणित प्रकाश पार्ट 1 की बुक का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। और इसी वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है या फिर आपको साइंस की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सिंपल एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो 20-4, 18 डिवाइडेड बाई 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 13 प्लस 2, ये सब क्या है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। यानी जब कभी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मतलब कोई इनके बीच में ऑपरेशन हो रहा होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के बीच में, तो वो जो चीज़ बनती है उसी को हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में दो से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहाँ पर दो ही नंबर है, लेकिन दो से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 18 - 2 + 4, तो ये भी क्या है? एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जहाँ तीन नंबर हैं, सब्सट्रैक्ट और ऐड हो रहे हैं। और आगे बढ़ा सकते हो, जैसे मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, तो ये भी क्या है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा नंबर्स हैं और इनके बीच में ऑपरेशन हो रहा है, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है। कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जो हम सॉल्व करते हैं तो एक नंबर हमको मिलता है जो उसकी वैल्यू होती है। जैसे 20 - 4 करोगे तो आएगा 16, 18 डिवाइडेड बाई 3 आएगा 6, 12 5 = 60 होता है, 13 + 2 15 होता है। अब जो एक्सप्रेशन है उसको हम कंपेयर भी करते हैं। जैसे दो एक्सप्रेशन आपको दे दिया, बताओ कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, या फिर ये आपस में इक्वल है, तो वो कैसे होगा? चलिए देखते हैं। जैसे ये दो एक्सप्रेशन हमको दिया है, अब इसके बीच में कौन सा साइन लगेगा? ये वाला साइन लगेगा या ये वाला लगेगा या फिर ये वाला लगेगा? उसके लिए हमको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो 10 + 2 होता है 12, 7 + 1 होता है 8, तो 12 ग्रेटर है तो ये वाला साइन लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ करो 18 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 6, 12 5 = 60 होता है, तो 60 ग्रेटर है तो ये साइन लग जाएगा। 10 - 2 होता है 8, 15 - 7 ये भी 8 होता है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लग जाएगा। मलिका 25 रुपीज़ स्पेंड करती है एवरी डे लंच के लिए स्कूल में, मतलब स्कूल में लंच के लिए वो रोजाना 25 रुपीज़ स्पेंड करती, खर्च करती है। आपको एक्सप्रेशन लिखना है फॉर टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक। एक हफ्ते में लंच पे वो कितना रुपए खर्च करेगी, ये आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख के दिखाना है। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, अब स्कूल सातों दिन तो खुला नहीं होता ना, संडे को हॉलीडे होता है, या कुछ स्कूल्स में सैटरडे को भी ऑफ रहता है। मेरा जो स्कूल था वहाँ पर सैटरडे को हाफ डे होता था, तो लंच का सवाल ही नहीं उठता, मतलब लंच के टाइम छुट्टी हो जाती थी। मतलब यहाँ मंडे टू फ्राइडे जो कि 5 डेज़ बनते हैं, तो इन 5 डेज़ में टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया उसने, इसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तो ये बताओ एक दिन में वो कितना स्पेंड कर रही है? 25 रुपीज़ ना। 2 दिन में कितना स्पेंड करेगी भाई? एक दिन में 25, दूसरे दिन भी 25, यानी 50। 3 दिन में कितना स्पेंड करेगी? पहले दिन 25, दूसरे दिन 25, तीसरे दिन 25, ऐड करोगे आएगा 75। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जितने भी दिन हैं हर दिन का हम 25 लिख के ऐड कर रहे हैं, लेकिन इस काम को और आसानी से भी हम कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको मालूम होगी कि कोई भी नंबर जितनी बार आता है, मान लो कई बार लिख के हम ऐड कर रहे हैं, तो वो जितनी बार आ रहा है उससे उस नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वहाँ से भी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे 2 दिन का आप देखो, 25 + 25 करने की जगह 2 दिन है ना, तो 2 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ से भी 50 आ जाएगा। इसी तरह 3 डेज़ का देखो, 25 को 3 बार लिख के ऐड करने के बजाय 3 दिन है ना, तो 3 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से भी 75 आ जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे 5 डे का पूछ रहा है, तो 5 दिन में कितना होगा? 5 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 125, यानी 125 रुपीज़ वो स्पेंड करेगी एक हफ्ते में। तो यहाँ से ये चीज़ आप याद रखना कि अगर कोई नंबर है उसको कई बार लिख के हम ऐड कर रहे हैं, तो जस्ट वो कितनी बार आ रहा है वो लिख दो, मल्टीप्लाई बाय वो नंबर, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं निकालनी थी, सिंपल एक्सप्रेशन लिखना था, तो 5 डे का एक्सप्रेशन ये इतना होगा, 5 × 25, ये एक्सप्रेशन है। अपना कोई फेवरेट नंबर चूज़ करो और जितने एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो उतने एक्सप्रेशन आप लिखो जिसकी वैल्यू वही नंबर होना चाहिए, मतलब वही फेवरेट नंबर उसकी वैल्यू आनी चाहिए जो भी एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो। तो जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ 15, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हो। तो 15 कैसे आ सकता है? तो 10 + 5 करके 15 हमको मिल जाएगा, 21 - 6 करने से मिल जाएगा 15, 3 5 होता है, मतलब 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 60 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो वहाँ से 15 मिल जाएगा। बहुत तरीके से, मतलब जैसे यहाँ एडिशन का मैंने एक ठो बताया ना, ऐसे भी तो आप कर सकते हो, 11 + 4 या फिर 14 + 1। इसी तरह सब्सट्रैक्शन का भी आप देख लो, 16 - 1 करो, यहाँ से 15 मिल जाएगा। तो बहुत तरीके हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन। जो ब्लैंक्स है उसको आपको फिल करना है इस तरह से कि इक्वल साइन के दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट जो एक्सप्रेशन लिखा है वो आपस में इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करेंगे। जैसे देखो 13 + 4 ये 17 होता है, इक्वल यहाँ पर क्या रखें कि 6 ऐड करके दोनों साइड इक्वल हो जाए, मतलब राइट साइड भी 17 आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम 11 रख दें तो 11 + 6 17 होता है, मतलब यहाँ पर आएगा 11। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ इक्वल की एक तरफ ऐड हो रही है दूसरे साइड जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, अगर सब्सट्रैक्ट हो रही थी तो इक्वल के दूसरे साइड जाके ऐड हो जाएगी, मतलब चाहे इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, अगर एक तरफ डिवाइड हो रही थी दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो इसका यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये ए वाला मैं बताता हूँ, 13 + 4 ये आपका होता है 17, इक्वल यहाँ पर क्या है कि उसमें 6 ऐड कर दे तो दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो ये प्लस का 6 आप लेफ्ट साइड भेज दो तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 17 - 6 इक्वल ये ब्लैंक स्पेस, 17 - 6 होता है 11, मतलब ब्लैंक स्पेस की जगह आएगा 11। तो यहाँ से भी आपने देख लिया ऐसे वैल्यू निकल आएगी। अब भी वाला देखो 22 प्लस क्या कर दें इक्वल 6 × 5, तो देखो 6 × 5 = 30 होता है। अब ये बताओ 22 में क्या ऐड कर दें कि 30 आ जाए। ऑब्वियस ही बात है यार, देखने से लग रहा है 8 ऐड कर दें। नहीं तो यहाँ वाला जो रूल मैंने आपको बताया इसका यूज़ करके भी कर सकते हो कि ये 22 है ना, ऐड हो रहा है, उधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 30 - 22 करोगे तो वहाँ से भी 8 आ जाएगा। सी वाला देखो, इसमें राइट साइड 64 / 2 विच इज़ 32 होता है। 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 32 आ जाए। 8 का टेबल पढ़ो, 8 × 4 = 32 होता है ना, मतलब यहाँ पर आएगा 4। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 8 × क्या कर दें कि 32 आ जाए। तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है ना नंबर से, तो उधर जाके डिवाइड आ जाएगा, मतलब ब्लैंक स्पेस की जगह 32 / 8। 32 को 8 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 4। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अब डी वाला देखो, 34 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर दें कि 25 आ जाए। 34 में से 9 सब्सट्रैक्ट करना होगा। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वैल्यूज। तो यहाँ जो एक्सप्रेशंस आपको दिए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। 67 - 19 होता है 48, 67 - 20 ये होगा 47। सी वाले की वैल्यू आएगी 60, 5 11 = 55, ई वाले की वैल्यू आएगी 40। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू जिस एक्सप्रेशन की है उसको हम पहले लिखेंगे। तो 120 / 3, 40 के बाद कौन आएगा 47, किसकी वैल्यू है 67 - 20 की। फिर उससे बड़ा कौन है 48, यानी ए वाला 67 - 19। 48 से बड़ा यहाँ पर 55 है, यानी डी वाला दैट इज़ 5 × 11। फिर सबसे बड़ी वैल्यू है 60, यानी सी वाला दैट इज़ 35 + 25। अब यहाँ पर बीच में सिंबल लगा देंगे। सबसे छोटा ये है ना, उससे बड़ा ये है, तो ये वाला सिंबल लगेगा, मतलब ये ग्रेटर है इससे। फिर उसके बाद ये ग्रेटर है इससे, तो अगेन जो ग्रेटर है उधर की तरफ माउथ ओपन हो जाएगा। इसी तरह से करते चले जाएंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला सिंबल लगता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये वाला सिंबल लगता है कि भाई इधर वाला बड़ा था, जैसे आगे बढ़ रहा है नंबर छोटा होता चला जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमको एक्सप्रेशन को अरेंज करना है, वैल्यू को नहीं। वैल्यू तो इसलिए हमने निकाली ताकि पता चले कौन सा एक्सप्रेशन छोटा है कौन सा बड़ा है। विच इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पर आपको 2 एक्सप्रेशन दिए हैं, कौन सा ग्रेटर है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, मतलब यहाँ पर 2 नंबर का एडिशन है, ऐड कर लो, वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पर कर लो, वैल्यू मिल जाएगी, दोनों को कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा कौन ग्रेटर है। लेकिन अगर इस काम को हम और आसानी से करना चाहें, यानी दोनों एक्सप्रेशन की बिना वैल्यू निकाले, बिना एडिशन किए, अगर हमको बताना हो कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है या इक्वल है दोनों एक्सप्रेशन, तो कैसे कर सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। दोनों एक्सप्रेशन में जो नंबर्स हैं उसको आप ध्यान से देखो। पहले वाले एक्सप्रेशन में जो पहला वाला नंबर है वो 1023 है, दूसरे वाले एक्सप्रेशन का जो पहला नंबर है वो क्या है 1022। दोनों में 1 का डिफरेंस है, यानी ये करीब करीब नंबर्स हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर देखो 125 है, यहाँ पर 128 है, इसके बीच में 3 का डिफरेंस है। तो इसी का हम फ़ायदा उठा के बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर। उसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों एक्सप्रेशन के जो नंबर है उसको एक जैसा बनाना होगा। अब इस काम को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल वाला तरीका बताता हूँ। जो बड़ा वाला नंबर है ना
उसको छोटे वाले नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे 1023 यहाँ पर 1022 है, तो हम क्या करेंगे 1023 को 1022 बना लेंगे। कैसे बनेगा मेरे को आप ये बताओ कि इस नंबर में से अगर मैं 1 निकाल के अलग रख दूं, तो 1023 में से अगर आप 1 निकाल के अलग कर दोगे तो क्या बचेगा, 1022 बचेगा कि नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ये हो गया 1022 और इसका जो 1 था वो यहाँ पर नीचे अलग से मैंने करके लिख दिया, प्लस दूसरा वाला जो नंबर है वो देखो 125 है, यहाँ पर 128 है। वैसे तो हम 125 को 128 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 128 माइनस 3 कर सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में आपसे गलती हो सकती है, इसीलिए मैं ही रिकमेंड करूंगा जो बड़ा वाला नंबर है उसी को छोटे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 125 और 128 में 128 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इस 128 में से अगर 3 निकाल के अलग रख दें तो क्या होगा, 125 और 3 हमने अलग से नीचे रख दिया, तो ये पूरा का पूरा 128 ही है, लेकिन 2 पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर 125 ऐड हो रहा था तो 125 लिख दिया, यहाँ पर 1022 था तो वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन को आप देखो तो 1022 यहाँ पर है, 1022 यहाँ पर है, ये पार्ट तो सेम हो गया, मतलब ये इतना तो इक्वल हो गया। इसी तरह से 125 यहाँ पर है, 125 यहाँ पर है, तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो गया। क्या बचा, इधर यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 बचा। 1 और 3 तो इक्वल नहीं है, तो जस्ट आप 1 और 3 को ही कंपेयर कर लो कि 1 और 3 में कौन बड़ा, तो आप कहोगे 3 बड़ा। और 3 किस में बचा रहा है, राइट साइड वाले एक्सप्रेशन में, मतलब राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर होगा। अब ये कैसे वर्क कर रहा है थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लो एक्सप्रेशन हमको ऐसे दिया है 5 + 2 और दिया है 4 + 1, कौन ग्रेटर आपको बताना है। तो इस 5 को हम ऐसे मान लें कि हमारे पास 5 बॉल्स हैं, तो ये 5 बॉल्स मैंने ड्रॉ कर दी, और +2 मतलब 2 बॉल और हमारे पास रखी हुई है। 4 का मतलब क्या है कि 4 बॉल्स हैं हमारे पास, +1 का मतलब 1 बॉल और हमारे पास रखी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लेफ्ट साइड बॉल ज़्यादा है कि राइट साइड ज़्यादा है, ये आप बताओ। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये 4 बॉल और यहाँ पर जो 4 बॉल है ये इतना पार्ट इक्वल हो गया। इसी तरह से एक बॉल यहाँ से उठा ले, एक बॉल यहाँ से ले ले, तो ये 1 और 1 इक्वल हो गया। बचा क्या, मतलब राइट साइड के सारी बॉल कवर हो गई, लेफ्ट साइड में 2 बॉल हमारे पास बच रही है, तो राइट साइड तो पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बच रहा, मतलब 0 है। तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है बस उसी को कंपेयर कर लो। 2 और 0 में कौन ग्रेटर, 2 ग्रेटर, मतलब लेफ्ट साइड बॉल ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है वो भी हमको पता चल गया कि 2 है। अब इसको सॉल्व करके देख लो, 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है, 4 + 1 5 होता है, तो 7 और 5 में कौन ग्रेटर, 7 ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है, मतलब 2 एक्स्ट्रा है लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन में। यही तो हमने निकाला कि यहाँ देखो 2 बॉल एक्स्ट्रा बच रही है। तो ऐसे ये वर्क करता है। तो दोनों एक्सप्रेशन में जो नंबर्स दिए हैं उसको हम इक्वल बना लेंगे। कैसे, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से एक्स्ट्रा नंबर निकाल के अलग रख लेंगे, फिर इक्वल वाला पार्ट तो इक्वल हो गया, उससे मतलब नहीं है, जो बचा हुआ बस उसी कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी आप देख सकते हो कि 1023 था, इसमें से 1 निकाल के हमने अलग कर लिया तो हमारे पास बचा 1022। इसी तरह से यहाँ पर 128 था, तो 128 में से 3 निकाल के अलग कर लिया, तो अब क्या बचा, 125 बचा। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, 1 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि 3 ग्रेटर है। 3 किस में बचा रहा है, राइट साइड वाले एक्सप्रेशन में, तो राइट वाला ग्रेटर है। तो ऐसे हमको करना है। अब इसमें बताओ, यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा हमने किया था एडिशन में उसी तरह से करेंगे। ये 113 है, ये 112 है, तो बड़े वाले को छोटा बनाएंगे, छोटे को बड़ा बना सकते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन जो सिंपल पड़ेगा वो ये कि बड़े वाले को छोटा बना लो। और कौन से नंबर्स जो आपस में एक दूसरे के काफ़ी करीब है, जैसे 113 112 ये आपस में करीब है। ऐसे ना करना 113 को 24 बनाने की कोशिश करो, इसमें काफ़ी गैप है। तो जो 2 नंबर दोनों एक्सप्रेशन में एक दूसरे के काफ़ी करीब होंगे उन्हीं को एक जैसा बनाएंगे। तो 113 में से अगर 1 निकाल के अलग कर लें तो क्या बचेगा, 112 और 1 एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पर 25 है, यहाँ 24 है, तो 25 को 24 बनाएंगे, तो 25 में से 1 हमने निकाल लिया तो क्या बचा, 24। बीच में माइनस साइन था तो वैसे लगा देंगे। तो 25 में से 1 हमने निकाल लिया तो 24 बचा, तो 1 जो निकाला था वो नीचे आ गया। अब यहाँ सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो बीच में माइनस का साइन, राइट साइड देखो इसको वैसे ही रखेंगे, 112 माइनस 24। अब देखो ये जो इतना पार्ट है ये तो दोनों एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है सेम है, मतलब ये आपस में इक्वल है। जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसी को कंपेयर कर लो। लेफ्ट साइड में हमारा 1 और 1 बच रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो 1 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और राइट साइड तो कुछ बच ही नहीं रहा, मतलब 0, तो इसलिए दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल होगी। भाई लेफ्ट साइड हमारा 1 और 1 बचा, लेकिन सब्सट्रैक्शन हो रहा है ना, तो 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड कुछ नहीं बच रहा है, वैल्यू 0 हो जा रही है। और राइट साइड तो कुछ बच भी नहीं रहा था वैसे भी, मतलब 0।
तो दोनों साइड 0 आ गया, 0 0 इक्वल होता है। या ऐसे भी देख सकते हो कुछ नहीं बच रहा है, दोनों साइड पूरा एक्सप्रेशन इक्वल आ जा रहा है, तो मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही मैंने आपको समझाया। 130 को 112 और 1 ऐसे अलग करके लिख देंगे, 25 को 24 और 1 के फॉर्म में अलग करके लिख देंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, 1 ओवर 1 0 हो जाएगा, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये आपस में इक्वल आ गया। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, देखो खुद से आप कोशिश करोगे तो आप सीख पाओगे। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल का साइन यूज़ करना है कंपेयर करने के लिए। क्या आप इसको बिना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के कर सकते हो, मतलब सॉल्व करके वैल्यू निकाल के कंपेयर नहीं करना है, जैसा अभी मैंने आपको बताया उस तरह से करना है। तो ए वाले की बात कर लें तो 245 यहाँ 246 बड़ा है, तो एक काम करते हैं 245 ऐसे लिख देते हैं, 1 एक्स्ट्रा नीचे लिख दिया हमने। 289 है, 285 है, 289 बड़ा है तो इसको 285 और 4 इसका एक्स्ट्रा लिख देते हैं, तो ये दोनों मिला के 289 ही हो रहा है, लेकिन 4 अलग करके लिख दिया क्योंकि हमको 285 के फॉर्म में बनाना था 289 को। तो 245 वैसे ही रहेगा प्लस 245 प्लस 285, तो ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। एक्स्ट्रा क्या बचा, यहाँ पर 4 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, 4 और 1 में 4 ग्रेटर है और 4 लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन में बच रहा है, मतलब लेफ्ट वाला ग्रेटर है। जहाँ पर एक्स्ट्रा बचने वाला ग्रेटर होगा वही वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर होगा, सिंपल सी बात है। जहाँ लेस होगा वो लेस होगा। अगर इक्वल आ गया एक्स्ट्रा वाला पार्ट तो इक्वल होगा। बी वाला देखो, 273 को हम 272 और 1 अलग करके लिख सकते हैं, माइनस का साइन। 145 को 144 और 1 अलग करके लिख देते हैं, तो ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट दोनों सेम आ रहा है, आपस में इक्वल हो गया। लेफ्ट साइड 1 और 1 बच रहा है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। और राइट साइड तो कुछ बच ही नहीं रहा था, तो 0 इधर 0 इधर, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल है। सी वाला देखो 364 और 363 है, मतलब 364 बड़ा है तो 363 और 1 अलग करके लिख दिया हमने। 587 है तो ये छोटा है, इसको ऐसे ही रहने दो, बड़े वाले को छोटे में बदलेंगे, प्लस का साइन। 363 प्लस 589 है ना, तो इसको लिखो 587 प्लस 2, यानी 2 अलग करके हमने लिख दिया। तो ये इतना पार्ट आपस में इक्वल है। यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, 2 ग्रेटर है तो ये साइन लग जाएगा। डी वाला देखो 124 छोटा है, 129 बड़ा है, 124 का ऐसे ही रहने दो। 129 को हम 124 प्लस 5 यानी 5 अलग करके हमने लिख दिया, प्लस 245 तो वही है, मतलब दोनों सेम ही है, तो इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो 124 प्लस 245 दोनों जगह हैं, यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब राइट साइड वाला ग्रेटर है। ई वाला देखो 213 है, ये छोटा है वैसे ही रहने दो। 214 के 213 के फॉर्म में लिखेंगे, 213 और 1 अलग करके हमने लिख दिया। माइनस 77 है, उधर 76 है, तो 77 बड़ा है, तो 76 और 1 अलग करके हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर माइनस और 76 ऐसे लिख दिया हमने। तो ये इतना जो पार्ट है वो दोनों एक्सप्रेशन में है, मतलब ये आपस में इक्वल हो गया। यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, 1 और 1 इक्वल होता है, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर मैंने जानबूझ के एक गलती की। वो गलती क्या थी, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो 1 मैंने लिखा ना, ये 1 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ये माइनस का साइन भी लगेगा, मतलब 213 तो वैसे ही रहा। 77 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, लेकिन 77 से पहले माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन आपको लगाना ज़रूरी है। देखो अगर पॉजिटिव नंबर होता तो साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता। जैसे यहाँ पर सी वाले में देखो 589 था, हमने 587 और 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अगर यहाँ प्लस का साइन लगा भी देते, जैसे एक्सप्रेशन में प्लस का साइन लगा है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 का मतलब पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, मतलब जैसे मैंने लिखा 8, तो इसका मतलब 8 पॉजिटिव है, प्लस का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, ये अंडरस्टूड है। अगर निगेटिव होता तब लगाना ज़रूरी होता है, तो इस बात का आप ध्यान देना। जो एक्स्ट्रा पार्ट आप निकाल के अलग रख रहे हो एक्सप्रेशन में, अगर एडिशन हो रहा है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो माइनस का साइन लगाना, उससे गलती नहीं होगी। तो लेफ्ट साइड सिर्फ 1 नहीं बच रहा, बल्कि -1 बच रहा है, और राइट साइड क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और ये आप जानते होगे कि हर निगेटिव नंबर, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले लें, उससे तो छोटा ही होता है। नंबर लाइन आपने देखी होगी ना, यहाँ पर आता है 0, इधर 1 2, मतलब राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड सारे निगेटिव नंबर होते हैं। और जो नंबर जितना लेफ्ट में होता है उतना ही छोटा होता है, तो सारे निगेटिव 0 से पहले आ रहे हैं, मतलब 0 से छोटे हैं, और 0 के बाद ही सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, मतलब 0 और सारे निगेटिव नंबर, कोई सा पॉजिटिव नंबर ले ले उससे छोटा ही होगा। तो -1 और 1 में कौन बड़ा, 1 बड़ा, तो मतलब ये ग्रेटर होगा, तो ये साइन लगेगा।
इसको आप टोकन मॉडल से भी समझ सकते हो, जो आपने ग्रेड 6 में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर -77 लिखा है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास 77 निगेटिव वाले टोकन्स हैं। तो अगर एक टोकन निगेटिव वाला हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 76 टोकन बचेगा निगेटिव वाला, और एक निगेटिव वाला टोकन हमने अलग किया है। तो -77 को इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं कि -76 और -1। नहीं तो सिंपल सा आप देख लेना, जो साइन लगा वहाँ लगा देना। अब हो सकता है कुछ लोग पूछें कि यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगा। भाई यहाँ 1 लिखा है, माइनस लगा के आगे करो क्या? यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा। अगर 0 लिखोगे तो 1 - 0 1 ही होता है। नंबर से पहले जो साइन होता है वो उसका होता है। 1 के बाद माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर ही नहीं है। अगर होता उधर कुछ बचता तब हमारी लगाना ज़रूरी होता। तो आप साइन लगा देना ताकि गलती ना हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो देखो मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ भी मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा और टाइम दे के डिटेल में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर किसी को फास्ट लग रहा हो तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करना। अगर ऐसे समझना है तो वो देख सकते हो, वो थोड़ी लेंदी वीडियो है। यहाँ पर कम टाइम में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। क्लास 7 के लिए एक अलग से चैनल मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं लाने वाला हूँ। रीडिंग एंड इवेलुएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दिया है तो उसको आप कैसे रीड करोगे, कैसे इवेलुएट करोगे, मतलब उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन हमको दिया है जहाँ पर 3 नंबर है, आप देख सकते हो एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। ये है छोटी और ये है छोटू, दोनों ने एक्सप्रेशन को देखा और अपने अपने तरीके से सॉल्व किया। छोटी ने ये देखा कि 30 + 5 हो रहा है, फिर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक काम करते हैं, 30 और 5 को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसमें 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसने क्या किया, 30 + 5 किया, आ गया 35, फिर 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 140। छोटू ने क्या किया, उसने कहा कि नहीं एक काम करते हैं, 30 को वैसे रहने देते हैं, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। छोटी ने क्या किया, पहले एडिशन कर लिया। छोटू ने सोचा कि चलो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले, तो इसने 30 को वैसे ही रखा, पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 20। अब दोनों को ऐड कर लिया, आ गया 50। अरे ये क्या, दोनों की वैल्यू तो डिफरेंट आ रही है। छोटी का आंसर आ रहा है 140, छोटू का आंसर आ रहा है 50। छोटी कह रही मेरा आंसर सही है, छोटू कह रहा है मेरा आंसर सही है। अब हो गया झगड़ा, लेकिन आप बताओ किसका आंसर सही है। तो चलो पहले हम सीखते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और फिर हम बता पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अब देखो, जिस ऑपरेशन को हमको पहले करना होता है उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो वही वाला है जो अभी हमने यहाँ पर देखा, 30 + 5 × 4। देख सकते हो 30 + 5 × 4, यहाँ भी 30 + 5 × 4। बस यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। ब्रैकेट लगाने से ये होता है ना कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पहले कराना है तो जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, तो जो ब्रैकेट के अंदर बंद होगा पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है ये कैसे सॉल्व होगा, 30 तो वैसे ही रहेगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 और 4 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको सॉल्व करो, 5 × 4 = 20, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 50। वहीं राइट साइड में देखो हमने क्या किया, हम ये चाह रहे थे कि पहले एडिशन हो बाद में मल्टीप्लिकेशन हो, तो जो दो नंबर आपस में ऐड हो रहे थे उसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो अगर ऐसा होगा कि ये दोनों ब्रैकेट में बंद होंगे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 30 + 5 हो जाएगा 35 × 4, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 140। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा था उसमें ब्रैकेट नहीं लगा था, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी कि छोटी ने पहले ऐड कर दिया, छोटू ने पहले मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर हम ब्रैकेट लगा दें तो चीज़ें क्लियर हो जाती कि हमको करना क्या है। ब्रैकेट के अंदर जो होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात। तो लेफ्ट साइड में अलग तरीके से ब्रैकेट लगा है, राइट साइड में अलग तरीके से ब्रैकेट लगा है, काम वही हो रहा है, नंबर वही है, साइन भी वही यूज़ किया है, ऑर्डर भी वही है, बस ब्रैकेट अलग जगह लगा है। तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और वैल्यू भी अलग आएगी। तो ये समझ गए, ब्रैकेट के जो अंदर होगा पहले वो सॉल्व होगा। मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स टू द प्ले ग्राउंड, अरुण ब्रॉट 5 bags ऑफ मार्बल्स विद 4 मार्बल्स इन ईच बैग। मलेश कितने मार्बल्स प्ले ग्राउंड ले आया, 30। अरुण कितना ले आया, 5 बैग मार्बल के लाया, हर बैग में 4 मार्बल थे। यानी कहने का मतलब ये है कि अरुण ने 4 बैग मार्बल्स के लाए, हर एक बैग में 4 मार्बल्स हैं, तो टोटल कितने मार्बल अरुण प्लेग्राउंड ले आए। ये कैसे निकालोगे भाई, हर बैग में 4 हैं, टोटल के लिए सबको ऐड कर देंगे। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर सेम नंबर कई बार लिख के ऐड हो रहा है तो वो नंबर कितनी बार आ रहा है मल्टीप्लाई बाय जो नंबर दिया है। यहाँ 4 देख सकते हो 5 बार लिख के ऐड हो रहा है, तो 4 5 बार आ रहा है ना,
और नंबर क्या है हमारा 4 है, तो 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसको ऐड करोगे तो यहाँ से भी आप देखोगे 20 आ रहा है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से भी 20 आ रहा है। तो अरुण कितने मार्बल ले आया, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 बैग वो ले आया, हर बैग के अंदर 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अरुण प्लेग्राउंड में कितने मार्बल्स लाया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 20। हाउ मेनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड। मलेश और अरुण दोनों ने मिला के कितने मार्बल प्लेग्राउंड ले आया, तो मलेश लाया 30, अरुण लाया 20, दोनों को ऐड करना होगा, मतलब 30 + 20 आ जाएगा 50। अब इसको एक्सप्रेशन बना के कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मलेश ने लाया 30 और अरुण ने लाया 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये अरुण का हो गया पूरा, तो एक ब्रैकेट के अंदर इसको हम बंद कर देंगे, टोटल के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 50। अगर ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे और एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, तो अगला बंदा जो एक्सप्रेशन देखेगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करें पहले। यानी अगर हमने ऐसे लिख दिया 30 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4, अभी वही कन्फ्यूजन होगा जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि इन दोनों को पहले ऐड करें कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो भाई ये तो मलेश का हो गया, ये इतना अरुण का हो गया, तो अरुण वाला हम अलग से ब्रैकेट में बंद कर देंगे, भैया इतने मार्बल अरुण लेके आया और 30 मलेश ले आया, तो इसीलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹15 एंड अ पैकेट ऑफ तुअर दाल फॉर ₹56। ही गेव द शॉपकीपर ₹100। राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। इरफान गया दुकान पे और वहाँ जाकर कहा भैया हमको एक 15 रुपये वाला बिस्किट दे दो और एक पैकेट तुअर दाल की दे दो। खरीदने के बाद उसने 100 रुपये दुकानदार को दिया, दुकानदार ने कुछ पैसा वापस किया। आपको एक्सप्रेशन लिखना है जिसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकें कि इरफान को कितना पैसा वापस मिलेगा, मतलब दुकानदार कितना पैसा वापस करेगा। 100 रुपये उसने दिया, जितने का सामान हुआ उतना पैसा दुकानदार रखेगा, बाकी जो बचा वो दुकानदार वापस करेगा। तो कितना वापस करेगा इसको आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे, देखो दुकानदार को उसने 100 रुपये दिया, दुकानदार क्या करेगा जितने का सामान हुआ उतना रुपए रख के बाकी वापस कर देगा। तो कितने का सामान उसने लिया, 15 रुपये के बिस्किट दिया, 56 रुपये की दाल ली, तो टोटल कर देंगे तो आ जाएगा कि भैया कितने रुपए का टोटल सामान उसने लिया। यानी 15 + 56 अगर हम कर दें तो इतने रुपए का सामान लिया, तो ये जो टोटल है यही 100 में से निकाल दें, तो जो बचेगा वही दुकानदार वापस करेगा। दुकानदार कहेगा भाई इतने रुपए का तो आपने सामान ले लिया, 100 रुपये में से इतना मैं निकाल के अलग कर लूँगा, मतलब अपने पास रख लूँगा, इसमें से जो बचेगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद वही मैं वापस करूँगा। तो एक्सप्रेशन ये बनेगा, यानी 100 माइनस जितने का सामान हुआ, दैट इज़ 15 + 56। तो हमको एक्सप्रेशन बनाना था, हमने बना लिया। अगर सॉल्व करने को कहे तो 100 हो गया माइनस 15 + 56 71 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 29, यानी शॉपकीपर उसको ₹29 वापस करेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भैया 100 रुपये उसने दिया, दुकानदार कहेगा 15 रुपये तो मैं बिस्किट का ले ले रहा हूँ, 56 रुपीज़ मैं दाल का ले ले रहा हूँ, तो 100 माइनस 15 कर दो तो आ जाएगा 85। अब 56 इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो तो यहाँ से भी 29 आ जाएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं टर्म्स इन एक्सप्रेशंस। कोई एक्सप्रेशन लिखा है उसमें जो टर्म्स है वो क्या होते हैं। सपोज यू हैव द एक्सप्रेशन, अब मान लो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया विदाउट एनी ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं लगा, जैसे कि स्टार्टिंग में हमको दिया था, छोटी और छोटू ने सॉल्व किया था, तो वैसे ही अगर हमको बिना ब्रैकेट लगा एक्सप्रेशन दिया है, डज इट हैव नो मीनिंग, तो क्या इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। मतलब जैसा हमने देखा था कि अगर ये एक्सप्रेशन लिखा है तो समझ नहीं आ रहा कि यार पहले क्या करें, इन दोनों को ऐड करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में आंसर डिफरेंट आएगा, तो कौन सा आंसर करेक्ट है। तो अगर इस तरह एक्सप्रेशन लिखा है बिना ब्रैकेट लगाए तो क्या इसका कोई मतलब नहीं कि भाई ये गलत है, ब्रैकेट लगाओगे तभी समझ में आएगा क्या करना है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर इस तरह भी लिखा हुआ है बिना ब्रैकेट लगाए तो भी हम करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको टर्म्स को पहचानना होगा, जो अलग अलग टर्म्स हैं वो पहले सॉल्व होंगे, फिर फाइनल एडिशन होगा। अब ये टर्म्स क्या होता है, कैसे ये सेपरेट होते हैं, तो देखो टर्म्स आर पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस साइन। टर्म्स एक्सप्रेशन के वो पार्ट्स होते हैं जिनको प्लस के साइन से अलग किया जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा लिखा है 30 + 5 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर प्लस कहाँ लगा, यहाँ लगा है ना, मतलब जहाँ प्लस का साइन लगा है वहाँ से एक्सप्रेशन को ऐसे हम कट कर दें तो ये 30 एक टर्म हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ये दूसरा टर्म हो गया। मतलब जहाँ प्लस लगा है ना वहाँ से एक्सप्रेशन को तोड़ दो, तो तोड़ के जब अलग अलग पीस देखोगे तो वो अलग अलग पीस टर्म्स होंगे। तो 30 + 5 मल्टीप्लाई बाई 4 लिखा था, यहाँ से ऐसे कट कर दिया हमने, तो क्या होगा 30 अलग हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 अलग हो गया, तो 30 एक टर्म हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ये पूरा का पूरा दूसरा टर्म हो गया। तो जो टर्म्स हैं वो प्लस के साइन से सेपरेटेड रहते हैं।
अब टर्म्स के फॉर्म में अलग करने से फ़ायदा ये होता है कि जो एक टर्म है पहले वो सॉल्व होगा। जैसे मैंने बताया 30 ये एक टर्म है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये दूसरा टर्म है। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये एक सिंगल टर्म है ना, तो पहले इसको सॉल्व करो, मतलब 30 हमारा अलग रहेगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 20। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 50। तो इसका मतलब अगर ब्रैकेट ना भी लगा हो तो भी हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले सॉल्व होगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये एक सिंगल टर्म है, पहले ये सॉल्व होगा, बाकी 30 तो एक अलग टर्म हो गया। तो 30 और 5 को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 30 एक अलग टर्म में आ रहा है, 5 एक अलग टर्म में आ रहा है, 5 और 4 एक ही टर्म के अंदर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में पहले सॉल्व होगा। इसको एक और तरीके से किया जाता है, एक मेथड जिसको हम बॉडमास कहते हैं, जिसमें इस ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, फिर ओ का मतलब होता है ऑर्डर, कहीं पर रूट या स्क्वायर वगैरह तो उसको सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा तो इस पर आप ध्यान ना दो। फिर आता है डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। यानी किसी एक्सप्रेशन में आपको ब्रैकेट दिख गया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर अगर ऑर्डर आ गया, स्क्वायर या रूट वाला टर्म आ गया उसको सॉल्व करो, फिर कहीं डिवीजन अगर दिख रहा है तो डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। पहले क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन, यानी इस ऑर्डर में हम चलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, एडिशन बाद में करेंगे। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड कर दो। लेकिन आपके चैप्टर में ये बॉडमास वाला रूल दिया नहीं है। यहाँ पर एक्सप्रेशन को टर्म के फॉर्म में सेपरेट करके तब सॉल्व करना सिखाया गया है, तो इसी हिसाब से हम चलेंगे, मतलब जो आपके सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। बॉडमास रूल मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपके बुक में दिया नहीं, टर्म के हिसाब से सॉल्व किया तो हम टर्म के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक्सप्रेशन आपको दिया है 12 + 7, तो इसके टर्म्स को अलग करो, जहाँ से प्लस का साइन है वहाँ से टर्म अलग हो जाएगा, मतलब 12 एक अलग टर्म है, 7 एक अलग टर्म है, 83 - 14। अब यहाँ बताओ, यहाँ तो प्लस का साइन नहीं है, क्या करें। तो इसके लिए हम एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यानी माइनस के साइन को हम प्लस के साइन से रिप्लेस कर देंगे। उसके लिए माइनस साइन के बाद जो नंबर लिखा था उसका साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको दिया है 3 - 2 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर हम चाहते हैं कि यार ये माइनस का साइन ना हो, सब्सट्रैक्शन ना करे बल्कि एडिशन करना हो, तो आपको क्या करना होगा, 3 को वैसे ही रखो, माइनस की जगह आपने प्लस कर दिया, तो माइनस के बाद जो 2 लिखा था ना, इसका अब आपको एडिटिव इन्वर्स लिखना होगा। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर कोई नंबर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे जस्ट 2 है तो ये -2 हो जाएगा। अब ये बताओ 3 + -2 क्या होता है, आपने सीखा है ग्रेड 6 में कि इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। मतलब ऐसे लिख के सॉल्व करें या ऐसे लिख के सॉल्व करें, दोनों से हमको आंसर सेम मिलेगा। तो कहीं पर भी अगर माइनस का साइन लगा है और उस एक्सप्रेशन को हमको टर्म के फॉर्म में अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, माइनस की जगह प्लस कर दो, फिर माइनस के साइन के बाद जो नंबर लिखा था उसका एडिटिव इन्वर्स लिख दो, मतलब उसका साइन चेंज कर दो। अब यहाँ पर बताओ 83 - 14 है, तो 83 तो वैसे ही लिखेंगे, माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया। अब ये 14 है ना, तो 14 का ये -14 हो जाएगा। तो प्लस के साइन से टर्म सेपरेट हो जाता है, मतलब ये एक टर्म हो गया, -14 ये दूसरा टर्म हो गया। तो 83 एक टर्म हो गया, -14 ये दूसरा टर्म हो गया। तो ये मैंने आपको बताया, सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर इज सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर। किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करना ऐसा है जैसे उस नंबर का इनवर्स यानी एडिटिव इनवर्स ऐड करना। तो 14 सब्सट्रैक्ट करना ऐसा ही है जैसे 14 का जो इनवर्स है दैट इज -14 उसको ऐड करना। तो टर्म को सेपरेट करने के लिए हमको प्लस का साइन चाहिए होता है, इसीलिए माइनस को हमने प्लस में बदला। अब यहाँ पर बताओ -18 - 3 है, तो सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं कि -18 माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो 3 का हो जाएगा -3। अब -18 एक टर्म हो गया, -3 ये दूसरा टर्म हो गया। 6 × 5 + 3, तो प्लस के साइन से टर्म अलग हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा एक टर्म हो गया और 3 दूसरा टर्म हो गया। अब यहाँ पर बताओ 2 है, उसके बाद -10 है, तो माइनस की जगह हम प्लस कर देंगे तो 10 का -10 हो जाएगा। फिर प्लस का 4 है तो वैसे ही लिख दो, × 6। अब जहाँ भी प्लस का साइन है वहाँ से टर्म अलग हो जाएगा, मतलब ये 2 एक टर्म हो गया, -10 ये दूसरा टर्म हो गया, 4 × 6 ये तीसरा टर्म हो गया। तो ये 3 टर्म है। तो इस बात का ध्यान रखना, प्लस के साइन से ही टर्म सेपरेट होगा, मल्टीप्लाई से अलग ना कर देना कि 4 अलग टर्म हो गया, 6 अलग टर्म हो गया। बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, ये पूरा का पूरा एक ही टर्म होगा, और जहाँ माइनस वहाँ प्लस करके इधर माइनस लगा दो तो ये ऐसे आपको टर्म मिल जाएगा। यहाँ भी गलती हो जाती है, 2 को एक टर्म मान लिया, 10 को अलग टर्म मान लिया, तो 2 तो ठीक है लेकिन 10 नहीं, -10 है, क्योंकि इस माइनस को प्लस में बदलो तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये -10 एक टर्म है। अब पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करो, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए देखते हैं।
पहला वाला तो आपको सॉल्व करके दिया है। सेकंड वाला देखो, ये प्लस का साइन है, यहाँ से टर्म सेपरेट हो जाएगा, 5 अलग हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अलग टर्म हो गया। तो लास्ट कॉलम में आपको टर्म्स लिखना है, तो 5 एक टर्म हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये दूसरा टर्म हो गया। फिर ये थर्ड वाला देखो, जहाँ से प्लस का साइन है वहाँ से टर्म को अलग कर दो, तो 4 एक अलग टर्म हो गया। फिर 15 है तो 15 दूसरा टर्म हो गया। फिर -9 है तो माइनस की जगह हम प्लस करेंगे, 9 का ये -9 हो जाएगा, मतलब ये -9 ऐसे आ जाएगा। तो टर्म कौन कौन सा हो गया, 4 हो गया, 15 हो गया और -9। तो ये 23 है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस की जगह हम प्लस कर सकते हैं, उसके बाद वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो पूरा का पूरा टर्म आएगा ये माइनस साइन के साथ, मतलब ऐसे देखो, ये 23 है, माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया, उसके बाद ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, प्लस का 16, जहाँ प्लस का साइन है वहाँ से टर्म को अलग कर दो, तो क्या हो गया, 23 अलग हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 अलग हो गया, 16 अलग हो गया, यही चीज़ लिख दो। 23 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 16, यही आपके टर्म्स हैं जो सर्किल के अंदर बंद हैं। फिर लास्ट वाला देखो, 28 + 19 -8, तो 23 हो गया, 19 हो गया, -8 है तो प्लस का -8 हो जाएगा, तो ये -8 आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, जहाँ पर भी नंबर से पहले माइनस है ना, तो पूरा जो है माइनस साइन लेके अपना टर्म अलग होगा। जैसे ऊपर देखो 13 है तो अपना ठीक है, 2 से पहले माइनस है तो -2 ये पूरा टर्म बनेगा। फिर 6 से पहले प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 6 तो वैसे ही रहेगा। इसी तरह देखो यहाँ 4 हो गया, 15 हो गया और ये -9 हो गया, 23 हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 उससे पहले माइनस है तो पूरा का पूरा ये टर्म हो गया। तो इससे और फास्ट आप कर सकते हो। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीजों को याद रखने में कोई रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके आप लाइव पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग, ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम स्वैपिंग की बात कर लें तो इसका मतलब होता है अदला बदली कर लेना। जैसे यहाँ पर मान लो कोई चीज़ है और यहाँ पर एक चीज़ है, ये इसकी जगह आ जाए और ये इसकी जगह आ जाए, यानी इन दोनों ने अपनी पोजीशंस को स्वैप कर लिया, अदल बदल लिया। ग्रुपिंग का आगे भी हम देखेंगे। मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस, मधु छत से एक ड्रोन को उड़ा रही है। जो ड्रोन है ना वो 6 मीटर ऊपर जाता है, फिर 4 मीटर नीचे आ जाता है। तो जैसे ये उसकी छत है, जो ड्रोन है वो 6 मीटर ऊपर गया, फिर 4 मीटर नीचे आ गया। राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरेस। आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो ये शो करे कि कितना हाई है फाइनल पोजीशन, यानी फाइनली वो जहाँ पहुँचा वो वाली पोजीशन टेरेस से कितना हाई है, कितना ऊपर है। तो 6 मीटर ऊपर गया, 4 मीटर नीचे आ गया, मतलब यहाँ कहीं पहुँचा, तो टेरेस से ये इतना ऊपर है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 - 4 कर दोगे तो आपको आ जाएगा, यानी ये 2 मीटर है, क्योंकि 6 मीटर ऊपर गया था, 4 नीचे आ गया, तो हाइट 4 मीटर और कम कर दो, 6 - 4 करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। हमको एक्सप्रेशन बनाना है तो ऐसे लिख देना 6 - 4, राइट इट एज सम ऑफ टर्म्स। इसको सम ऑफ टर्म्स के फॉर्म में लिखो। अभी यहाँ देख सकते हो कोई प्लस का साइन नहीं है, टर्म्स के फॉर्म में लिखने के लिए प्लस का साइन आना चाहिए। तो 6 माइनस की जगह प्लस कर देंगे तो ये 4 का -4 हो जाएगा। तो 6 + -4, ये टर्म्स के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब इसको अगर सॉल्व करें 6 + -4 तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2। विल द सम चेंज इफ़ वी स्वैप द टर्म्स। अगर टर्म्स को हम स्वैप कर दें, यहाँ पर देखो 2 टर्म है, 6 है और -4, इनको स्वैप कर दें, मतलब 6 को यहाँ भेज दें, -4 को यहाँ भेज दें, तो क्या सम की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं। यानी अगर हम ऐसा कर लें कि -4 को पहले कर लें, उसके बाद 6 को कर लें, यानी -4 + 6 करें, तो -4 + 6 की वैल्यू भी क्या होती है, 2 होती है। तो आपने देखा दोनों ही केस में जो वैल्यू है वो 2 आ रही है। तो इसका मतलब टर्म्स को हम स्वैप कर सकते हैं, उससे वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस रिलेशन को आप याद रखना कि टर्म 1 + टर्म 2 करो या फिर टर्म 2 + टर्म 1 करो, दोनों से वैल्यू आपको इक्वल मिलेगी। अब एडिशन की ये जो प्रॉपर्टी है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं, तो किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो, मतलब ऑर्डर अगर चेंज भी कर दो तो वैल्यू चेंज नहीं होती। एडिशन की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहां ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज ना हो। मतलब लिखूं मैं 3 + 2 या फिर लिखूं 2 + 3, दोनों से ही हमको आंसर वही सेम दैट इज़ 5 मिलेगा। तो एडिशन के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं एडिशन की। यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है।
जैसे अगर आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा 6। अगर 2 को पहले कर दो 3 को बाद कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर 6 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है, लेकिन डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में नहीं लगती। जैसे मैं करूँ 3 - 2 तो यहाँ से आएगा 1, 2 - 3 करेंगे तो यहाँ से आएगा -1। देख सकते हो वैल्यू दोनों में सेम नहीं आ रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगती है। अभी बस आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको 2 टर्म का रिलेशन लिख के दिखाया ना, जो बुक में लिखा था, अगर 2 से ज़्यादा भी टर्म है, यानी टर्म 1 2 3 4, मान लो 4 टर्म है, इनको आपस में आप ऐड कर रहे हो तो किसी को कहीं पर भी भेज सकते हो। मतलब 4 को आपने पहले लिख दिया, फिर आपने 3 कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया, आंसर आपको सेम मिलेगा। टर्म्स को इधर उधर कैसे भी कर सकते हो। ध्यान रखना, टर्म्स को हम मूव कर सकते हैं क्योंकि टर्म्स आपस में ऐड होते हैं। मतलब टर्म्स प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं ना, मतलब जो भी टर्म लिखा है एक्सप्रेशन में वो ऐड हो रहा होता है, और एडिशन में हम इधर उधर कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात है। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हो 3 टर्म्स हैं, -7, 10 और -11, जो आपस में ऐड हो रहे हैं। इन तीनों टर्म्स को आपको ऐड करना है 2 अलग अलग ऑर्डर्स में, जैसा कि आपको नीचे दिया है। मतलब पहले केस में आपको ये करना है कि -7 और 10 इसको पहले आपस में ऐड कर लो, जो वैल्यू आए उसमें -11 ऐड कर दो। तो चलो करो, -7 + 10 क्या होता है, 3 होता है, प्लस -11। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा -8। अब सेकंड केस में आपको ये करना है कि पहला वाला जो टर्म है उसको वैसे रहने दो, जो सेकंड और थर्ड टर्म है ना उसको पहले आपस में ऐड कर लो, फिर जो वैल्यू आए उसको फर्स्ट वाले टर्म के साथ ऐड कर दो। तो -7 को आप वैसे ही रखो, 10 और -11 को ऐड कर लो, तो 10 - 11 को ऐड करने पाएगा -1, -7 + -1 इसको ऐड करोगे तो अगेन आपको -8 मिलेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो हमको 3 टर्म्स दिया हुआ है तो कोई से 2 टर्म को हम पहले ऐड कर लें, फिर जो वैल्यू आए उसको बचे हुए टर्म के साथ ऐड कर दें, तो हर केस में आपको वैल्यू सेम मिलेगी। यानी जब हमने पहले 2 टर्म को ऐड कर लिया, फिर जो वैल्यू आई उसमें तीसरा टर्म ऐड किया तो हमको आंसर -8 मिला। जब हमने ऐसा किया कि सेकंड और थर्ड टर्म को ऐड कर लिया, जो वैल्यू आई उसमें फर्स्ट टर्म ऐड कर दिया, वहाँ से भी हमको -8 मिला। अगर आप ऐसा कर दो कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड कर लो, यानी -7, अभी हमने देखा है ना टर्म्स को इधर उधर कर सकते हैं, तो -7 को वहीं रखते हैं, -11 को इधर ले आ देते हैं सेकंड पोजीशन पे, और 10 को उधर भेज देते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, अभी हमने देखा कि टर्म्स को इधर उधर हम मूव करा सकते हैं। हमने जस्ट क्या किया, इन दोनों की प्लेसेस को स्वैप कर दिया, 10 को इधर भेज दिया, -11 को इधर भेज दिया। तो अब इन दोनों को पहले ऐड कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा -18 + 10, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी -8। तो 3 टर्म है, किसी 2 को पहले आप ऐड कर लो, फिर बचा हुआ है जो है टर्म उसमें ऐड कर लो, तो वैल्यू आपको हर केस में सेम मिलेगी। इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग करना, कि 3 टर्म दिया है, किसी 2 टर्म को एक ग्रुप में करके सॉल्व करके फिर तीसरे वाले से ऐड कर लो, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो इसका जनरल फॉर्म इस तरह से लिखा जा सकता है कि जैसे हमको 3 टर्म दिए हैं, तो चाहे तो आप टर्म 1 और टर्म 2 को एक साथ कर लो, यानी इनको आपस में ऐड करके फिर उसमें टर्म 3 ऐड करो, या टर्म 1 को अलग रखो, टर्म 2 और टर्म 3 को पहले ऐड करके फिर इसको टर्म 1 के साथ ऐड करो, या जैसे मैंने बताया आपको टर्म 1 + टर्म 3 कर लो, इसको एक साथ कर लो और टर्म 2 को बाहर कर लो, यानी इसकी वैल्यू निकाल के फिर टर्म 2 ऐड करना। तो तीनों केस में आपको आंसर सेम मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि किसी को भी एक ग्रुप में आप कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 3 + 2 + 5, तो आप 3 और 2 को एक ब्रैकेट में कर सकते हो, 5 को बाहर रख लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 3 को बाहर रख लो, 2 और 5 को एक ग्रुप में कर लो। तो किसी भी तरह से ग्रुपिंग करके सॉल्व करने पर आंसर अगर हमको सेम मिलता है तो हम कहते हैं यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको करते हैं। अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल एंड ऑर्डर 4 डोसाज। तो ये लोग होटल गए, 4 डोसा ऑर्डर किया, हर एक डोसा की जो कॉस्ट है वो है ₹23। उन्होंने सोचा यार वेटर को थोड़ा थैंक कर देते हैं, 5 रुपये की टिप दे देते हैं, हम लोग को खाना ला के दिया है, इतना मेहनत किया उसने, चलो 5 रुपये दे देते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का आपको एक्सप्रेशन लिखना है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो टोटल डोसा कितने का हुआ प्लस जो वेटर को टिप दी गई, दैट इज़ 5 रुपीज़। ये कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। एक डोसा की कॉस्ट है 23, 4 डोसा ऑर्डर किया गया तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, 4 और 23 को मल्टीप्लाई करके। ये तो हो गया डोसा की कॉस्ट। अब 5 रुपये टिप भी तो दी जा रही है तो वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया। अब यहाँ देख सकते हो 4 × 23, ये एक टर्म हो गया,
और 5 दूसरा टर्म हो गया क्योंकि बीच में इनके प्लस का साइन आ रहा है। तो 4 और 23 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर हमको सॉल्व करना हो। यहाँ सॉल्व करने को दिया नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने का दिया है तो 4 और 23 को आप पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर जो वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर देना। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेना सॉल्व करके। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7 एंड द टिप रिमेन्स द सेम। अभी जैसे 4 फ्रेंड गए थे, उन्होंने डोसा ऑर्डर किया था। अगर मान लो 7 फ्रेंड होते तब क्या होता? हाउ मच दे हैव टू पे, कितना पे करना होता है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स। तो इसके लिए आप एक्सप्रेशन लिखो और टर्म्स को आइडेंटिफाई करो। तो भैया डोसे की कॉस्ट है 23 रुपीज़। अगर 7 फ्रेंड होते तो सातों के लिए एक एक डोसा ऑर्डर करते ना, ऐसा तो है नहीं किसी दोस्त को छोड़ देते। तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 से। जो टिप है वो उतनी है, मतलब 5 ही रुपये दे रहे हैं, क्योंकि जो दोस्त 3 ठो और आए थे ना वो बड़े कंजूस थे। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं देंगे भैया, तो टिप की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो तो वही 5 है। तो टिप जो कि 5 ही रुपीज़ है उसको ऐड कर देंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा। टर्म्स को आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ टर्म्स क्या हो जाएगा, देखो प्लस के साइन से टर्म सेपरेट हो जाएगा। ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया। तो यहाँ पर टर्म्स हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 23 एंड 5, ये 2 टर्म्स हैं। चिल्ड्रेन इन अ क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। तो क्लास में बच्चे एक गेम खेल रहे हैं। वेन एवर द टीचर कॉल्स आउट अ नंबर, स्टूडेंट्स आर सपोज टू अरेंज देमसेल्व्स इन ग्रुप्स ऑफ दैट नंबर। जब भी टीचर कोई नंबर बोलती हैं तो स्टूडेंट्स को उसी नंबर के ग्रुप में अपने आप को अरेंज करना होता है। हुएवर इज नॉट पार्ट ऑफ द अनाउंस्ड ग्रुप साइज इज आउट। अब जो भी बच्चा अपने आप को उस ग्रुप साइज में अरेंज नहीं कर पा रहा है, जो नंबर टीचर ने बोला है, वो आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। रूबी को रेस्ट करना था तो वह किनारे बैठ गई। द अदर 33 स्टूडेंट्स, यानी बचे हुए जो 33 स्टूडेंट हैं, वो इस गेम को खेलने लगे। टीचर ने बोला 5, तो 5 बोलने का मतलब क्या है कि सभी बच्चों को 5-5 के ग्रुप में अपने आप को बांट लेना है। तो देख सकते हो ये 5 बच्चे एक ग्रुप बना लिए। तो टीचर ने कहा था 5, मतलब 5 का ग्रुप बनाना था, तो इनका ग्रुप बन गया। इसी तरह ये जो 5 बच्चे हैं इनका भी ग्रुप बन गया, इनका भी ग्रुप बन गया। ये भी 5 बच्चे हैं, इनका भी ग्रुप कंप्लीट हो गया, इनका बन गया और इनका बन गया। ये देख सकते हो ये जो 3 बच्चे हैं ये ग्रुप नहीं बना पाए, क्योंकि टीचर ने बोला था 5, तो 5 का ग्रुप बनाना था। यहाँ तो 3 ही बच्चे हैं, मतलब इनका ग्रुप नहीं बनना है, तो ये आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वंस चिल्ड्रन सेटल्ड, जब बच्चे सेटल हो गए, मतलब ग्रुप वगैरह बना लिए, तो रूबी ने लिखा, क्या लिखा, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3। इसका मतलब क्या, अंडरस्टूड एज 3 मोर देन 6 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 5 से 3 ज़्यादा के लिए 3 ऐड कर देंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है और लिखा क्यों ऐसा, तो रूबी एक्सप्रेशन लिख के ये बता रही है कि यहाँ पर जो टोटल बच्चे हैं वो अपने आप को कैसे अरेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये इतने जो बच्चे हैं इन्होंने तो 5 का ग्रुप बना लिया, बाकी ये आउट हो गए, ये अलग हो गए। तो ये जो बच्चे इस ब्लू वाले बॉक्स के अंदर हैं वो कितने हैं, आप कैसे बताओगे। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर टोटल 6 ग्रुप बन रहे हैं, हर एक ग्रुप के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 करके, यानी 30। 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप बना लिया, 3 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप नहीं बना पाए, तो ये आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसको अलग करके हमने लिख दिया, यानी +3, कि ये इतना तो ग्रुप बना ले रहे हैं लेकिन 3 नहीं बना पा रहे, तो ये दोनों अलग हो गए। तो इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखा गया कि ग्रुप साइज़ क्या है, एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं, जैसे एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, ऐसा टोटल कितना ग्रुप बनना है, 6 ग्रुप बनना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, तो प्लस करके उनको अलग से लिख दिया कि 3 बच्चे ऐसे जो ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, वो आउट हो गए, बाहर हो गए, तो उनको अलग करके हमने दिखा दिया कि 3 बच्चे अलग हैं। तो इस तरह से एक्सप्रेशन को बनाया गया है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन बनाना है तो कैसे बना सकते हो, यहाँ तो चलो ड्रॉ है, हमने देख लिया, लेकिन अगर मान लो टीचर ने बोला होता 4 7 2, तो उस केस में हम कैसे करते, क्या पूरा ड्रॉ करते। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि हम डिवीज़न करेंगे। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 33 स्टूडेंट हैं, 5-5 के ग्रुप में बांटना है, तो बांटने के लिए हम डिवीज़न करते हैं, यानी इसको 5 से डिवाइड कर लो। तो आप जानते हो 5 6 30 होता है, माइनस करोगे आ जाएगा रिमाइंडर 3, यानी 33 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि 5 6 30 हुआ था ना, यानी 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, 3 रिमाइंडर बच गया, तो प्लस करके रिमाइंडर अलग से लिख दिया। तो ऐसे आपको करना है। अब इसी तरह आप बताओ, अगर मान लो क्लास में 37 स्टूडेंट होते और टीचर ने बोला होता 4, तो उस केस में एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, 37 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 9 36 होता है, माइनस किया आ गया रिमाइंडर 1, यानी 37 को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट होता है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 9,
फिर जो रिमाइंडर है उसको अलग से लिख देंगे कि 1 बच जाएगा। यानी 36 बच्चे ऐसे जो ग्रुप बना लेंगे, 4-4 का ग्रुप बना लेंगे, ऐसे 9 ग्रुप बनेंगे टोटल। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो रह जाएगा, वो ग्रुप में नहीं आ पाएगा। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से हमने बना दिया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। आपको एक्सप्रेशन लिखना है और टर्म्स को आइडेंटिफाई भी करना है। अगर टीचर ने 4 बोला होता तो रूबी क्या लिखती? देखो टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं, टीचर ने अगर 4 बोला होता तो 4 से डिवाइड कर लेते। 4 8 जा 32 होता है, माइनस किया आ गया रिमाइंडर 1। तो डिवाइज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को प्लस करके लिख देंगे। तो एक्सप्रेशन बनता है 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1। अब इसमें टर्म्स क्या हैं? तो एक टर्म है 4 मल्टीप्लाई बाई 8 और दूसरा है 1। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 1, ये 2 टर्म हो गए। अगर टीचर ने 7 बोला होता कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी 33 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 4 जा 28, माइनस किया आ गया 5। तो यहाँ पर 7 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो और जो रिमाइंडर आ रहा है 5 उसको प्लस करके अलग से लिख दो कि 5 बच्चे बच जाएंगे। यानी 33 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 + 7 + 7 + 7 + 5। यानी 7 के 4 ग्रुप बन जाएंगे। तो 7 4 जा 28 हो गया, 5 बच्चे बच गए। तो 28 में 5 ऐड करो, क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। एक्सप्रेशन वही बता रहा है कि 7 बच्चों का ऐसा 4 ग्रुप बनेगा, 5 बच्चे बच जाएंगे जो ग्रुप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए 7 बच्चे चाहिए ना, 5 बच्चे कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे, तो अलग हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। अलग करके हमने लिख दिया। यहाँ पर टर्म्स क्या हो जाएंगे? 7 मल्टीप्लाई बाई 4 और दूसरा है 5, ये 2 टर्म्स हो जाएंगे। इसको आप ऐसे विजुअलाइज भी कर सकते हो कि यहाँ पर देखो, ये अगर टीचर ने 4 बोला होता तो 4 4 का 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप बनता और एक बच्चा ऐसे अलग रह जाता। तो टोटल 8 ग्रुप बन रहा है, हर एक ग्रुप के अंदर 4 स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चा बच जा रहा है। तो इस तरह से एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह से अगर 7 बोला होता तो उसका भी आप देख सकते हो। यहाँ एक ग्रुप के अंदर 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 ग्रुप है, हर एक ग्रुप के अंदर 7 स्टूडेंट है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया। ये 5 बच्चे बच जा रहे हैं, तो इनको अलग से प्लस करके लिख देंगे। तो इस तरह से एक्सप्रेशन बनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 मल्टीप्लाई बाई 8 और यहाँ पर मैंने लिखा 8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करो या आप 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखो, दोनों से आंसर आपको सेम मिलेगा। तो ऑर्डर इधर चेंज कर सकते हो। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्या बताया था मैंने, याद है कि भूल गए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। रघु 100 kg राइस खरीद के लाया होलसेल मार्केट से और उसको पैक कर दिया 2 kg के पैकेट्स में। ही ऑलरेडी हैड 4 2 kg पैकेट्स। उसके पास पहले से ही 2 किलो के 4 पैकेट थे। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज़ नाउ एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो ये बताए कि उसके पास 2 किलो के कितने पैकेट हैं और फिर उस एक्सप्रेशन में क्या टर्म्स है ये भी आपको बताना है। तो एक्सप्रेशन किसका बनाना है कि कितने उसके पास 2 किलो के पैकेट हैं। एक तो आपको ये दिया हुआ है कि उसके पास 2 किलो के 4 पैकेट तो पहले से ही हैं, तो 4 लिख दो, प्लस जो 100 किलो वो चावल ले आया उसके 2-2 किलो के पैकेट बनाए, तो उससे कितने और पैकेट बनेंगे ये आप बताओ। देखो वही 100 kg था जिसको 2-2 किलो के पैकेट में उसने डिवाइड कर दिया, बांट दिया मतलब डिवाइड कर दिया। तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो उसके पास 6 किलो चावल होता और उसमें से उसको 2-2 किलो के पैकेट बनाने होते, तो ये बताओ कितना पैकेट बनता। तो 6 किलो चावल है ना, तो 2 किलो का एक पैकेट बन गया, 2 किलो का दूसरा पैकेट, 2 किलो का तीसरा पैकेट। तो 2 + 2 + 2 6 हो गया, 6 किलो हो गया। तो अगर उसके पास 6 kg राइस होता तो 2-2 kg के 3 पैकेट बनते। तो ये 3 वैल्यू यानी 3 पैकेट जो वैल्यू आ रही है उसको हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि 6 को 2 से डिवाइड कर दें। तो वही चीज़ यहाँ भी हम करेंगे कि 100 kg राइस वो ले आया और 2-2 किलो का पैकेट बनाया, तो 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कितने पैकेट बनेंगे। तो 4 पहले से था, 100/2 और पैकेट बन जाएंगे। इसको आप वैसे भी देख सकते हो कि भाई 100 किलो चावल लाया, 2-2 किलो का पैकेट बनाया, तो ऐसा 50 पैकेट बनेगा कि नहीं। तो 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा। लेकिन हमको एक्सप्रेशन बनाना था तो ये हो गया। अब इसमें आपको टर्म्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन। टर्म की बात कर ले तो टर्म प्लस के साइन से सेपरेट होता है, तो 4 हो गया एक टर्म, 100/2 ये दूसरा टर्म। 4 एंड 100/2 या 100/2, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो 100/2। Karan has to pay ₹432 to a shopkeeper using coins of ₹1, ₹5 and notes of ₹10, 20, 50 and 100। करण को 432 दुकानदार को देना है
उसके पास 1 और 5 रुपए के सिक्के हैं, 10, 20, 50, 100 रुपए की नोट है। तो कैसे वो कर सकता है, मतलब 432 रुपए कैसे दे सकता है, उसके लिए आप एक्सप्रेशन लिखो और टर्म्स को भी आइडेंटिफाई करो। अब ये चीज़ कई तरीके से कर सकता है, मतलब उसको 432 देना है ना, तो ऐसा कर सकता है कि 100 रुपए की 4 नोट दे दे, मतलब 4 नोट 100 रुपए की दे दे, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 100 क्या होता है, 400, बचा 32। ऐसा कर सकता है ना कि देखो उसके पास 20 की नोट है, तो एक ठो वो 20 की नोट दे दे, तो 20 रुपये और हो गया, बचा 12 रुपये। 12 रुपये ऐसे दे सकता है ना कि एक ठो वो 10 की नोट भी दे दे, फिर 2 रुपये बचा। 2 रुपये के लिए तो 2 रुपये का सिक्का तो है नहीं, 1 या 5 का है, तो एक काम कर ले, 2 ठो वो 1 रुपये का सिक्का दे दे। तो देखो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें टर्म्स क्या हैं, तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये 4 टर्म्स हो गए। अब देखो वो ऐसा भी कर सकता है, 432 रुपीज़ देना है तो ऐसा कर ले कि वो 3 नोट दे दे 100 रुपये की, तो 300 हो जाएगा, और 2 नोट दे दे 50 की, 2 50 की नोट देगा तो 100 और हो जाएगा, मतलब यहाँ से 300 हो गया, यहाँ से 100 हो गया, 32 रुपीज़ और देना है। तो वो ऐसा कर सकता है ना कि 2 नोट दे दे वो 10 रुपये की, तो 20 रुपये और हो गया, 12 रुपये बचा। अब 2 ठो वो 5 रुपये का सिक्का दे दे, फिर 2 ठो वो 1 रुपये का सिक्का दे दे, तो ऐसे भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, मतलब बहुत तरीके हैं। अब यहाँ पर जो टर्म्स है उसको मैं ऐसे सर्किल कर देता हूँ, तो ये सारे इस एक्सप्रेशन के टर्म्स हो गए। ऐसे और भी एक्सप्रेशन आप बना सकते हो, मतलब उसके पास कुछ कॉइन्स हैं, कुछ नोट्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो 432 रुपीज़ पे कर सकता है। अब यहाँ पर आपको 2 पिक्चर दी है, कौन सा जो अरेंजमेंट है वो इस वाले एक्सप्रेशन से मैच करेगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 इससे मैच करेगा। तो ये वाली जो पिक्चर है इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पहले आप ये देख लो। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो एक कॉलम में 2 ग्रीन बॉक्स है, ऐसे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो टोटल ग्रीन वाले जो बॉक्स हैं उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करके। फिर देख सकते हो एक और कॉलम है पिंक बॉक्स का जिसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं, तो +3 करके लिख दिया, तो मतलब ये लेफ्ट वाले से मैच कर रहा है। राइट वाला भी निकाल के देख लेते हैं क्या राइट से मैच कर रहा है। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो ये फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो कि हमारे पास 5 येलो बॉक्स हैं और 3 ब्लू बॉक्स हैं, तो टोटल एक कॉलम में कितना हो गया, 5 + 3। ऐसे 2 कॉलम है तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसका एक्सप्रेशन ये बनेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस वाले कॉलम में हमारे पास 5 येलो बॉक्स है, ऐसा हमारे पास येलो का 2 कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। इसी के साथ साथ ब्लू बॉक्स का एक कॉलम आपको ये दिया हुआ है जिसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं ब्लू कलर वाले, तो ऐसे 2 कॉलम है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो देख सकते हो राइट वाली फिगर के लिए ये एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा है, लेफ्ट वाले से मैच करेगा। सॉल्व करके आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देख सकते हो ये एक टर्म हो गया, 3 एक टर्म हो गया, 5 2 = 10 + 3 13 हो गया। यहाँ पर टोटल बॉक्स काउंट करोगे तो आपको 13 मिलेगा, इधर काउंट करोगे तो आपको 16 मिलेगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट वाले अरेंजमेंट से मैच करेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। नीचे जो आपको एक्सप्रेशन दिए उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन कैसे निकालनी है, टर्म्स को लिख के। इस फिगर इट आउट की वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, वहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्या बॉड मास लगा सकते हैं। तो आप ये देखो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको वैल्यूज निकालनी है टर्म्स को लिख के, यानी टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक करके तब आपको वैल्यू निकालनी है। अगर कुछ ना दिया होता, सिंपल कहता है वैल्यू निकालो, तो आप बॉड मास लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर टर्म्स की बात कर रहा है और चैप्टर में टर्म्स ही सिखाया गया है, तो इसीलिए आपको टर्म्स के फॉर्म में ब्रेक करके तब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसके हम टर्म्स लिख लेते हैं, मतलब ए वाले की बात कर लें तो यहाँ पर टर्म्स क्या हो जाएगा, देखो एक तो 28 हो जाएगा, फिर ये -7 हो जाएगा। कैसे -7 होगा, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 28 माइनस की जगह हम प्लस करेंगे तो माइनस साइन के बाद जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 7 है ना, तो ये -7 हो जाएगा, और टर्म्स प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे हम कट कर देंगे तो 28 एक टर्म हो गया, -7 ये दूसरा टर्म हो गया। तो 28 -7 और 8 ये 3 टर्म्स हैं। टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो अब वैल्यू की बात कर लें, 28 + -7 + 8। अब पहले चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लो, फिर जो वैल्यू है उसमें 8 ऐड करो, या फिर इन दोनों को ऐड करके 28 के साथ ऐड कर लो, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, हम देख चुके हैं। किसी दो को पहले सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 28 और -7 को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 21 + 8, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 29। अब इसी तरह से आप बी वाला करो, टर्म्स की बात कर ले तो एक तो हो गया 39, दूसरा टर्म होगा -2 × 6,
क्योंकि 2 से पहले माइनस है तो वो माइनस लेके चलेगा। 2 और 6 के बीच में प्लस या माइनस का साइन भी नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो टर्म सेपरेट नहीं हो पाएगा। मतलब ये दोनों नंबर एक ही टर्म का पार्ट होंगे। तो 39 हो गया, दूसरा टर्म होगा -2 मल्टीप्लाई बाई 6 और लास्ट टर्म होगा 11। अब वैल्यू के लिए इनको ऐड कर लो, टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं तो वैल्यू मिलती है 39 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 11। -2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 6 12 होता है, माइनस का साइन है तो -12 हो जाएगा प्लस 11। -12 और 11 ये -1 होगा, 39 और -1 यहाँ से आ जाएगा 38। सी वाले में टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 40, फिर ये -10, उसके बाद प्लस का 10, तो प्लस स्टार्टिंग में लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल 10 लिख दोगे तो अंडरस्टूड है ये प्लस का 10। फिर उसके बाद एक और प्लस का 10 है, मतलब एक और टर्म आ गया 10। वैल्यू के लिए सारे टर्म्स को ऐड कर लो, -10 प्लस 10 ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 40 और 10, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 50। अब इसी तरह से डी वाले के टर्म्स लिखो, वीडियो पॉज करके आप दोनों ट्राई कर लो, यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ। 48 फिर ये -10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये पूरा का पूरा, क्योंकि 10 और 2 के बीच में ना ही प्लस है ना माइनस है। प्लस होता तो टर्म अलग हो जाता, माइनस होता तो उसको प्लस बना के उसके बाद वाले नंबर का साइन चेंज करके वहाँ से भी हम प्लस लगा सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। -10 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर 16 डिवाइडेड बाई 2, टर्म्स को ऐड करके वैल्यू आ जाएगी 36। ई वाले में टर्म्स की बात कर लें तो देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 है, फिर माइनस है तो माइनस को प्लस बना लेंगे, ये -4 हो जाएगा, तो यहाँ से टर्म अलग हो जाएगा और कहीं पर प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं है तो बस यही दो टर्म होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड -4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, ये दो टर्म होंगे। टर्म्स को ऐड करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी 6 3 18 प्लस 4 और 8 को मल्टीप्लाई करके फिर उससे 5 मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे देखो 4 5 20 होता है, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 160 आ जाएगा, मतलब -160। 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, किसी दो को पहले कर लो फिर तीसरे वाले से उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -142। राइट ए स्टोरी या सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड फाइंड दियर वैल्यूज। हमको स्टोरी या सिचुएशन दी हो और एक्सप्रेशन बनाना हो, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन यहाँ पर उल्टा करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको एक्सप्रेशन दिया हो और उससे रिलेटेड स्टोरी या सिचुएशन बनाओ। तो मेन चीज़ आप ये समझ लो कि हम स्टोरी बनाएंगे कैसे, जो एक्सप्रेशन दिया है वो कैसे बनता है। उल्टा सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टोरी क्या बनानी है। जैसे ए वाले की हम बात कर लें तो यहाँ देख सकते हो 89 प्लस 21, दो नंबर ऐड हो रहे हैं फिर एक सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें आप ऐसे स्टोरी समझ सकते हो ना कि जैसे मान लो आपके कुछ मिला, किसी ने कोई पैसा दिया, ठीक है, आपको 89 रुपीज़ मिला या आपके पास पहले से 89 रुपीज़ था, किसी ने 21 रुपीज़ और आपको दे दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा कि अब आपके पास कितना बचा। अगर इसका एक्सप्रेशन बनाना हो तो आपको यार 89 मेरे पास पहले से था, 29 किसी ने दे दिया, फिर मैंने 10 रुपये खर्च कर दिया, तो खर्च करेंगे स्पेंड कर देंगे तो हमारे पास से निकल जाएगा, कम हो जाएगा। कम करने के लिए क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे आप सिचुएशन को याद रखना कि अगर कहीं पर भी एडिशन दिया तो ऐसे समझ लेना कि हमारे पास कोई चीज़ थी और कुछ क्वांटिटी और मिल गई, मतलब जो नंबर ऐड हो रहा है उतना और हमको मिल गया। अगर सब्सट्रैक्ट हो रहा है मतलब हमारे पास से कुछ कम हो गया। तो ऐसे आप सिचुएशन बना सकते हो। इसी तरह से आप बी वाला देखो, अभी मैं आंसर दिखाऊंगा, फिर समझ लो कि कैसे हमको सोचना है। यहाँ पर देख सकते हो 5 और 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 6 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हम कब करते हैं, ऐसे कई सारी सिचुएशन हम देख चुके हैं कि जैसे मान लो आप शॉप पे गए, आपने कहा कि भैया एक पैकेट बिस्किट दो, वो बिस्किट था 12 रुपीज़ का, एक पैकेट लोगे तो 12 रुपीज़ पे करना होगा, 2 पैकेट लोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12, अगर 3 पैकेट लोगे तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जितना पैकेट लोगे आप या जो भी चीज़ आप बाई करना चाह रहे हो वो कितने की है और कितना आप बाई कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से उसकी कॉस्ट निकल आएगी। फिर सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो दुकानदार ने आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया कि भैया चलो आपको मैंने जैसे बी वाले केस में 6 रुपये हम कम कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो 6 रुपीज़ कम हो जाएगा। मतलब देना तो जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 12 था, लेकिन दुकानदार ने कहा चलो 6 रुपये कम दे देना, तो -6 कर दो। तो ऐसे आप सोच सकते हो। फिर जैसे सी वाले की बात कर ले, देख सकते हो 2 जगह मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मान लो कोई चीज़ आपने बाई की वो 9 रुपीज़ की थी, ऐसी 4 आपने बाई किया, 4 पैकेट्स बाई किया। जैसे मान लो आपने पेन परचेज़ की, एक पेन 9 रुपीज़ की थी, 4 पेन लोगों को कितना देना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 9। इसी तरह से आपने ले लिया इरेज़र, इरेज़र था 6 रुपीज़ का, 2 इरेज़र आपने लिया, तो टोटल आपको कितना देना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज़ 12 रुपीज़ देना होगा। तो ऐसे आपको स्टोरी या सिचुएशन बनानी है। मतलब ये माइंड में होगा ना कि सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो वैसा एक्सप्रेशन दिया होगा तो उल्टा आप सोच सकते हो कि ये किस एक्सप्रेशन की कहानी रही होगी। तो ए वाले की बात कर ले तो इसमें स्टोरी ऐसे बन सकती है कि राहुल के पास 89 रुपीज़ था उसके वॉलेट में, उसके अंकल ने उसको 21 रुपीज़ और दे दिया। बाद में राहुल ने 10 रुपीज़ स्नैक्स पे स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया।
तो 21 रुपीज़ तो मिला था, उसके पास आया था, तो वो ऐड हो रहा था। 10 रुपीज़ खर्च कर देगा तो उसके पास से पैसा निकल जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 माइनस हो रहा है। कितना मनी राहुल के पास अब है? तो उसके लिए आपको 89 प्लस 21 माइनस 10 करना होगा। अब देखो यहाँ पर आपसे नहीं कह रहा कि टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करो और उसके बाद सॉल्व करो, तो बोर्ड मार्क्स लगा सकते हो। तो 89 प्लस 21 होता है 110, माइनस 10 कर दोगे तो बचेगा 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 100। आपको स्टोरी बतानी थी, साथ में वैल्यूज़ भी निकालनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो सही रहेगा, वरना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसी तरह से बी वाला, जैसे मैंने आपको बताया, दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही तो उसको आप ऐसे देख सकते हो। जैसे यहाँ की स्टोरी है कि एक स्कूल में 5 क्लासरूम्स हैं, हर एक क्लासरूम में 12 चेयर हैं। एक दिन क्या हुआ, 6 चेयर जो है वो ब्रोकन पाई गई और उनको रिमूव कर दिया गया, भैया ये चेयर टूट गई तो हटा दो इसको। तो अब यूजेबल चेयर कितनी बची? देखो एक क्लासरूम में 12 चेयर्स थी, ऐसे 5 क्लासरूम्स हैं, तो टोटल कितनी चेयर हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी टोटल 60 चेयर्स होंगी 5 क्लासरूम में। इसमें से 6 चेयर टूटी होने की वजह से रिमूव कर दिया गया, तो कितनी बची? ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 5 60 माइनस 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। अब इसी तरह से सी वाला देख लो, अ टॉय शॉप सेल्स पेंसिल इन बॉक्सेस, देयर आर 4 बॉक्सेस एंड ईच बॉक्स हैज़ 9 पेंसिल्स। देखो 4 बॉक्स हैं, हर एक बॉक्स में 9 पेंसिल्स हैं, तो टोटल कितनी पेंसिल होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करना होगा। अच्छा, वो जो दुकान है वो इरेजर्स भी सेल करती है, तो 2 पैकेट इरेजर के हैं, हर एक पैकेट में 6 इरेजर्स हैं, तो 2 पैकेट्स हैं, हर एक पैकेट में 6 इरेजर हैं, मतलब एक पैकेट में 6, दूसरे पैकेट में 6, तो 6 प्लस 6 करोगे आ जाएगा 12। इसको और कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर देखो 2 बार आ रहा है ना, तो जितनी बार आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, वहाँ से वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 6 को बनाया। कितना आइटम यानी पेंसिल से इरेजर है टोटल में आपको बताना है, तो पेंसिल इतना है, इरेजर इतना है, दोनों का सम कर दो तो एक्सप्रेशन बन जाएगा। 4 9 36 होता है, प्लस 2 6 12 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 48। ये चीज़ आप नीचे कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ जो सिचुएशंस आपको दिया है, सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है जो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा हो, टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में आप ऐसे कर भी सकते हो, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप पढ़ रहे हो तो क्या क्या चीज़ पूछ रहा है उसको अंडरलाइन करते जाओ, तो बाद में आपसे गलती नहीं होगी कि क्या क्या पूछा था। तो एक्सप्रेशन लिखना है, टर्म्स लिखना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ए वाला है, एक क्वीन आलिया है, उन्होंने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए प्रिंसेस एल्सा को, इसी तरह से 100 गोल्ड कॉइन्स दिए प्रिंसेस एना को लास्ट ईयर। तो ये क्वीन है, क्वीन ने क्या किया, 100 गोल्ड कॉइन दिए एल्सा को और 100 गोल्ड कॉइन दिए एना को। प्रिंसेस एल्सा ने उस कॉइन्स का यूज़ करके बिजनेस स्टार्ट किया और अपने कॉइन्स को डबल कर लिया, बिजनेस में लगाया, प्रॉफिट हुआ तो पैसा उसका डबल हो गया। तो अब एल्सा के पास कितना हो गया, 100 कॉइन्स मिले थे, अब हो गया उसके पास 200, लेकिन हम ऐसे इसको लिखेंगे कि 100 था, अब उसका डबल हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रिंसेस एना ने क्या किया, ज्वेलरी बाय कर ली और उसके पास आधे ही कॉइन बचे, मतलब 50 कॉइन्स की उसने ज्वेलरी बाय कर ली। तो अब एना के पास कितने बचे, 100 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, आधा बचा ना, तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, मतलब उसके बाद 50 बचा। लेकिन इस तरह से हम लिखेंगे, एक्सप्रेशन बनाना है ना अभी हमको। तो राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना टुगेदर है। तो एक्सप्रेशन आपको लिखना है जो ये बताए कि एल्सा और एना दोनों के पास मिला के कितने कॉइन हैं। तो देखो एल्सा के पास है इतने कॉइन, एना के पास इतने हैं, दोनों को सम कर देंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन की बात कर ले तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। फिर हमको टर्म्स भी बताने, टर्म्स प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे कट कर दे तो 2 पार्ट हो जाएगा। तो एक टर्म हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दूसरा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2। इसी के साथ साथ हमको वैल्यू भी निकालनी है, तो वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, टर्म्स को ऐड कर दो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200 हो जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 50। तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 250 गोल्ड कॉइन्स। अभी वाला देखो, अ मेट्रो ट्रेन टिकट बिटवीन 2 स्टेशंस इज ₹40 फॉर एन एडल्ट एंड ₹20 फॉर अ चाइल्ड। 2 स्टेशंस के बीच में मेट्रो ट्रेन टिकट का जो प्राइस है वो है ₹40 एडल्ट के लिए और ₹20 चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स, टोटल कॉस्ट क्या होगी टिकट्स की। फर्स्ट वाले केस में आपको बताना अगर 4 एडल्ट हैं और 3 चिल्ड्रेन हैं तब, तो ये बताओ एक एडल्ट का कितना है, ₹40 का टिकट है ना, 4 एडल्ट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे का ₹20, तो 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 20, टोटल बताना है, सम कर देंगे, एक्सप्रेशन बन जाएगा। चलो ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट वाले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 3 चिल्ड्रेन है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक चिल्ड्रेन का जो टिकट है वो ₹20 का है। ये एक्सप्रेशन बन गया। फिर हमको क्या करना था, टर्म्स निकालना था, तो टर्म्स प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 40
एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 2 टर्म हो गया। अब वैल्यू की बात कर लें तो इन्हीं टर्म्स को आप ऐड कर लो तो आ जाएगा ₹220। अब सेकंड वाला है फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट ईच। 2 ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप में 3 एडल्ट हैं। तो जैसे ये एक ग्रुप हो गया, इसके अंदर 3 एडल्ट हो गए, ये दूसरा ग्रुप हो गया, इसके अंदर भी 3 एडल्ट हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप की वैल्यू निकाल लें कि भैया एक ग्रुप को कितना देना होगा, फिर उसी का डबल कर देंगे तो दोनों ग्रुप का आ जाएगा। तो एक ग्रुप में 3 एडल्ट है ना, एक एडल्ट का 40 है, तो 3 लोगों का कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 40। ऐसे 2 ग्रुप हैं तो ये पूरी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल आ जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। टर्म्स की बात कर ले तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें कहीं प्लस या माइनस का साइन है, नहीं है ना, तो ये पूरा जो चीज़ लिखी है वही पूरा एक सिंगल टर्म है। भाई टर्म्स प्लस के साइन से सेपरेट होता है ना, माइनस होता है तो प्लस बदल लेते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइडेड तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये पूरी चीज़ एक सिंगल टर्म का पार्ट है। तो टर्म हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 40। तो टर्म्स ना लिख के सिंपल टर्म लिखना कि टर्म एक ही है। यहाँ पर वैल्यू के लिए इसी को सॉल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 4 12 120, तो यहाँ से आ जाएगा ₹240। सी वाला देखो, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाई राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट्स शोन इन द पिक्चर। आपको एक्सप्रेशन लिखना है टोटल हाइट के लिए विंडो की, आपको अलग अलग मेजरमेंट दिया हुआ है उसी का यूज़ करके। तो चलो एक्सप्रेशन बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको एरो बना के दिया है कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हाइट है। इसमें आप देख सकते हो ये इतना तो बॉर्डर वाला पार्ट है, बॉर्डर की आपको वैल्यू दी है कि बॉर्डर 3 सेंटीमीटर का है। तो एक बॉर्डर ये ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ भी बॉर्डर है, तो बॉर्डर की जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर है। ऐसे 2 बॉर्डर हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो बॉर्डर की बात कर ले तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर उसके बाद ये बीच में जहाँ पर आपका ग्लास लगा होता है उसकी बात कर लें तो ये आपको दिया है, देखो ये गैप है 5 सेंटीमीटर का। तो एक गैप यहाँ, दूसरा गैप यहाँ, 3 4 5 6 और 7, मतलब बिल्ली के पीछे वाला भी गैप है ना। तो ऐसे 7 गैप्स हैं और हर एक गैप की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है। तो 7 गैप है, हर एक गैप की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। अब क्या बचा, ये ग्रिल वाला पार्ट, ये जो डार्क ग्रे कलर का बना हुआ है ना यहाँ पर ये, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 ग्रिल्स लगी है। एक ग्रिल की जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 6 ग्रिल्स हैं, हर एक ग्रिल 2 सेंटीमीटर की है। तो ये 3 अलग अलग मेजरमेंट है, टोटल बताना है तो इन्हीं का सम कर देंगे, ये बन गया एक्सप्रेशन। फिर टर्म्स की बात कर ले तो टर्म्स प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं, जहाँ प्लस का साइन है वहाँ से एक्सप्रेशन को कट कर दो। तो टर्म्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 2। वैल्यू के लिए टर्म्स को ऐड कर लो आपस में, यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, कुछ है तो नहीं, तो सॉल्व कर लो। तो आ जाएगा 53, यानी जो हाइट है वो है 53 सेंटीमीटर। अगर किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट लगा हुआ है और उस ब्रैकेट को हमको रिमूव करना है तो वो कैसे होगा। देखो, अगर आप ब्रैकेट को रिमूव करते हो और वो जो ब्रैकेट उससे पहले माइनस का साइन था, तो जब ब्रैकेट आप रिमूव करोगे ना तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हैं उनमें से अगर कोई टर्म पॉजिटिव होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, अगर कोई निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ कब होगी, जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होगा। अब यहाँ देखो 200 माइनस 40 प्लस 3, आप चाह रहे हो कि यार ये ब्रैकेट हम हटा दें, तो आप पहले ये देख लो ब्रैकेट से पहले कौन सा साइन है। यहाँ देख सकते हो माइनस साइन है ना, तो जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, क्या लिखा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं कौन कौन से टर्म है, एक तो 40 है, दूसरा 3 है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब 40 का हो जाएगा -40 और 3 का हो जाएगा -3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 200, 40 का हो जाएगा -40 और 3 का हो जाएगा -3। सेकंड वाला बताओ, 100 माइनस 15 प्लस 56, तो 100 हो गया, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है कौन से टर्म है 15 और 56, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो 15 का -15 और 56 का -56 हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखो, 500 माइनस 250 माइनस 100, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो अंदर की जो टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से टर्म्स है पहले आप ये बताओ, एक तो है 250, दूसरा कौन सा टर्म है ये -100, तो है -100, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 250 पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा और -100 ये तो निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 500 माइनस 250 प्लस 100। Hira has a rare coin collection. She has 28 coins in one bag and 35 coins in another. She gifted her friend
10 coins from the second bag. Write an expression for the number of coins left with Hera. हेरा के पास एक बैग में 28 कॉइन्स हैं, दूसरे बैग में 35 कॉइन्स हैं। उसने क्या किया, दूसरे वाले बैग में से 10 कॉइन्स अपने फ्रेंड को दे दिया। अब हेरा के पास कितने कॉइन बचे हैं, इसका एक्सप्रेशन आप लिखो। एक बैग में उसके पास 28 कॉइन्स हैं, दूसरे बैग में 35 हैं। टोटल के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन उसने क्या किया, दूसरे वाले बैग में से 10 कॉइन निकाल दिया। तो इस 35 में से 10 कम कर देंगे, 10 निकाल देंगे कितना आएगा, 25 आएगा। मतलब एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 35 में से 10 कॉइन निकल गया, तो एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा, क्या बताया था मैंने, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है पहले उसको सॉल्व करो। तो 28 वैसे ही रहेगा, 35 माइनस 10 ये होता है 25, तो आ जाएगा 53। अच्छा, इसी को अगर हम ब्रैकेट रिमूव करके सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा। देखो, ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का साइन है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट हटा दो, कोई साइन वाइन कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है तब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का साइन चेंज होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो बस ब्रैकेट को हटा दो, कुछ ना करो और। तो सिंपल सा हम ऐसे लिख देंगे, 28 प्लस ब्रैकेट हट गया 35 माइनस 10। अब 28 प्लस 35 करोगे तो आपको 63 मिलेगा, माइनस 10 करोगे आएगा 53। देख सकते हो दोनों केस से आंसर सेम मिल रहा है, मतलब ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का साइन है तो ऐसे हम कर सकते हैं, जस्ट ब्रैकेट रिमूव कर दो और कुछ नहीं। तो यही बात नीचे लिखी है कि अगर ब्रैकेट से पहले निगेटिव का साइन नहीं है तो टर्म का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तब। टिंकर द टर्म्स, इसमें फर्स्ट टाइप है। देखो यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिया होगा, उसी से रिलेटेड और एक्सप्रेशंस आपको दिए होंगे जिनकी वैल्यू बिना सॉल्व करके आपको निकालनी होगी। वही जो सॉल्व वाला एक्सप्रेशन है ना, उसी का यूज़ करके। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये पहला वाला दिया हुआ है, 53 प्लस माइनस 16 करेंगे तो आएगा 37, ये दिया हुआ है। अब मान लो आपको ये वाला निकालना है, जैसे ये 38 दिया, अगर ये ना दिया होता और आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती, कैसे निकाल सकते थे। तो उस केस में आपको ये करना होगा ना, जो एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करके दिया है आप देख लो उसमें क्या चेंज किया गया कि दूसरा वाला एक्सप्रेशन बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 53 से 54 कैसे बना होगा। 53 को 54 बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, आप कहोगे +1 करना पड़ेगा, ठीक बात। माइनस 16 यहाँ है, माइनस 16 यहाँ है, मतलब यहाँ तो कुछ किया गया नहीं। अब ये समझो इक्वल के एक तरफ जो कुछ भी हम करते हैं, मान लो कोई चीज़ हमने ऐड की या कुछ सब्सट्रैक्ट किया, कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ डिवाइड कर दिया, वही सेम चीज़ हमको इक्वल के दूसरे साइड भी करनी होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इक्वल के लेफ्ट साइड हमने +1 किया तो ये वाला एक्सप्रेशन हमको मिला, तो इक्वल के राइट साइड भी हमको +1 करना होगा। तो ये 37 इसमें +1 करोगे तो क्या आएगा, 38 आएगा, जो कि दिया हुआ है। समझ गए। इसी तरह से ये वाला एक्सप्रेशन देखो कैसे वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो अगर फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से हम कंपेयर करें तो 53 ऊपर है, 53 नीचे है, मतलब यहाँ तो कोई चेंज किया नहीं गया। ये -16 है और ये -15 है। आप ये बताओ -16 को -15 कैसे बना सकते हैं, क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करके बनेगा। तो इसमें हमको +1 करना होगा, -16 +1 करोगे तो -15 आएगा। अब देखो इसके लिए आपको इंटीजर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन अच्छे से आना चाहिए, जो कि ग्रेड 6 में आपने सीखा है और लास्ट वाला चैप्टर भी था, और ये सेकेंड चैप्टर है, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि भूल गए। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, नहीं आता, तो एक बार देख लेना, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। तो -16 में अगर हम +1 कर दें तो -15 आ जाएगा। तो इक्वल के लेफ्ट साइड हमने +1 किया तो राइट साइड भी +1 करना होगा, मतलब यहाँ भी आएगा 38। अब ये सेकेंड वाला आप अपने सॉल्व करना, मैं थर्ड वाला करा देता हूँ। यहाँ देखो -87 प्लस -16 इक्वल होता है -103 के। तो ये बताओ -88 प्लस -15 क्या होगा। तो आप पहले ये देख लो -87 से -88 कैसे बना होगा। -87 में अगर -1 ऐड कर दे तो -88 हो जाएगा। इसी तरह से -16 से -15 कैसे बना होगा, तो इसके लिए हमको +1 करना होगा। -16 +1 करोगे तो -15 बनेगा। तो एक टर्म में हमने -1 कर दिया, दूसरे में +1 कर दिया, ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा भाई, एक नंबर में से 1 कम कर दिया, दूसरे में 1 ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 3 में आप 1 ऐड करो तो आएगा 4, फिर 4 में 1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, वापस से 3 आ जाएगी कि नहीं। नहीं तो आप ऐसे देख लो, यहाँ -1 है, ये +1 है, और एक्सप्रेशन हमारा एडिशन का है, तो -1 + 1 क्या होता है 0, यानी इक्वल के लेफ्ट साइड 0 चेंज हुआ है तो राइट भी 0 चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब राइट साइड वही 103 ही आएगा, -103। अब ये थर्ड वाला देखो, -87 से -86 कैसे बना होगा, +1 करके। -16 से -18 कैसे बना होगा, -2 करके, मतलब -16 में -2 ऐड कर दे तो -18 बन जाएगा। अब ये है +1, ये है -2, +1 -2 ऐड करोगे तो आएगा -1,
यानी यहाँ पर -1 का चेंज किया गया इक्वल के लेफ्ट साइड, तो इक्वल के राइट साइड भी -1 का चेंज करेंगे, मतलब -1 ऐड करेंगे, तो -103 और -1 ऐड करोगे तो क्या आएगा -104। तो ये ऐसे आया। फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस। तो जहाँ पर आपको ब्लैंक दिया मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया है, उसके ऊपर कोई नंबर लिखना है, और जहाँ पर बॉक्सेस है वहाँ पर ऑपरेशन साइन लगाना है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन लगाना है, सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, इस तरह से कि दोनों साइड जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इक्वल हो जाए। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ब्रैकेट लगाना और रिमूव करने वाला ही केस है। तो ब्रैकेट रिमूव होता है तो क्या चेंज आता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। ए वाले की बात कर ले 24 प्लस ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 4 है, इक्वल के राइट साइड 24 प्लस 6, देख सकते हो यहाँ ब्रैकेट रिमूव हो गया है, मतलब इधर देखो 6 से पहले ब्रैकेट था ना, यहाँ पर 6 से पहले ब्रैकेट नहीं है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई कि ब्रैकेट जब रिमूव करते हैं तब होता क्या है। अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है जैसे कि यहाँ पर है, तो जस्ट ब्रैकेट हटा दो, कुछ चेंज नहीं करना। तो यहाँ से अगर ब्रैकेट आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 6 फिर माइनस का साइन 4, ये हो गया ये वाला। बी वाला देखो, यहाँ भी देख सकते हो लेफ्ट साइड आपका ब्रैकेट लगा है, राइट साइड ब्रैकेट रिमूव्ड है, और यहाँ ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, मतलब जब ब्रैकेट को रिमूव किया गया तो जस्ट ब्रैकेट रिमूव हो गया और कोई चेंज नहीं हुआ। तो जैसे यहाँ प्लस के बाद 9 माइनस 4 था, वैसे हम यहाँ भी लिख देंगे 9 माइनस 4, जस्ट इसका ब्रैकेट हटा दोगे तो राइट साइड वाला जो दिख रहा है आपको वैसे ही है कि नहीं। अब सी वाला देखो, यहाँ पर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो होगा क्या, ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है दैट इज 6 और 4, उनका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -6 और 4 का हो जाएगा -4। तो 24 और 6 के बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन, मतलब 6 से पहले माइनस का साइन आएगा, और 4 से पहले तो लगा ही है, मतलब एक ही हमारे पास बॉक्स था तो हमने फिल कर लिया। अब डी वाला देखो 24 माइनस 6 माइनस 4, राइट साइड भी ब्रैकेट नहीं लगा, मतलब यहाँ तो कुछ नहीं करना आपको, जैसा लेफ्ट साइड लिखा वैसे लिख दो भाई, ब्रैकेट ना इधर दिया है ना उधर दिया है, तो -6 हो गया, यहाँ पर माइनस और 4। ई वाला देखो, यहाँ पर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है और यहाँ पर राइट साइड कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो होगा क्या, मतलब राइट साइड ब्रैकेट रिमूव्ड है। तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट रिमूव करें तो क्या होगा, अंदर के टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, 8 हो जाएगा -8 और 3 हो जाएगा -3, तो 8 से पहले माइनस आ जाएगा, 3 से पहले भी माइनस आ जाएगा। एफ वाला देखो 27 माइनस, यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा हुआ है, वहीं राइट साइड देखोगे तो ब्रैकेट रिमूव्ड है, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो आप जानते हो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन है ब्रैकेट हटाने पे साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर आप राइट साइड देखो तो ये जो -8 है ना, ये जब ब्रैकेट लगा था ना तब 8 रहा होगा, ब्रैकेट हमने रिमूव किया साइन चेंज हो गया। वहीं ये जो प्लस का 3 है ना, ये -3 रहा होगा, तभी हमने जब ब्रैकेट रिमूव किया, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो टर्म का साइन चेंज हो गया, तो 8 से -8 हो गया, -3 से 3 हो गया। तो हमको राइट का दिया है, लेफ्ट का बताना है, मतलब ब्रैकेट रिमूव होने के बाद कैसा होगा वो दिया है, रिमूव होने से पहले क्या था वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 से पहले माइनस का साइन, मतलब ब्रैकेट के अंदर 8 - 3 होगा, वही हमने लिख दिया 8 - 3। क्वेश्चन नंबर 2, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशंस हैविंग द सेम वैल्यू। सबसे पहले आपको ब्रैकेट रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद वो एक्सप्रेशंस जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हो, कोई भी चेंज ना हो, बिल्कुल सिमिलर एक जैसे, उनकी वैल्यू सेम होगी, तो वहाँ से आपको दिख जाएगा। एक ही बात कर ले तो यहाँ देख सकते हो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, तो जस्ट ब्रैकेट हटा दो, कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बी वाला देखो 14, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, 12 से -12 हो जाएगा, 10 से -10 हो जाएगा। सी वाला देखो 14, फिर ब्रैकेट से पहले प्लस है तो कोई चेंज नहीं, जैसे नंबर दिए हैं विद साइन लिख दो, बस ब्रैकेट हटा दो। डी वाले में माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो यहाँ पर टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, 12 से ये -12 हो जाएगा, -10 से ये प्लस का 10 हो जाएगा। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही है कि यहाँ पर 12 से पहले तो पहले से ही माइनस है, हम बात करें ब्रैकेट के अंदर की, ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट अलग से लिख लो, ना समझ में आ रहा हो तो 12 - 10, अब इस 12 के साथ कोई माइनस दिख रहा है, हम बात करें ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म की, उनका साइन चेंज होगा, तो ब्रैकेट के अंदर 12 से पहले माइनस नहीं लगा हुआ है, यानी 12 पॉजिटिव है, तो जब ब्रैकेट हटाओगे तो 12 से पहले यहाँ देखो अब माइनस का साइन आ चुका है, 10 से पहले माइनस का साइन था तो अब यहाँ प्लस का साइन आ चुका है। अब ई वाले में तो ब्रैकेट है ही नहीं तो वैसे ही रहने दो। एफ वाला देखो 14, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, -12 है और -10, तो प्लस का 12 प्लस का 10। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ए वाला एक्सप्रेशन है और एफ वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, 14 + 12 + 10 दोनों जगह हैं, और कहीं कुछ सेम आ रहा है नहीं, तो आप ऐसे लिख देना ए एंड एफ हैव सेम वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकालनी है और हर पार्ट में देख सकते हो दो दो एक्सप्रेशन है। सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, कहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है ये आपको बताना है। तो ए वाला मैं करके बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, एडिशन सब्सट्रैक्शन ही है, कुछ नहीं है। तो 6 + 10 होता है 16 - 2, ये आ जाएगा 14। राइट साइड वाला देख लो, 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर जो रहता है पहले उसको सॉल्व करते हैं, 10 - 2 8 होता है, यहाँ से भी 14 आएगा। तो अब लिख देना यहाँ पर सेम वैल्यू, ठीक है। बी और सी वाला आप कर लेना, सिंपल है, हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता या कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा जो मैंने नहीं कराया, आपको करने को कहा है, तो मैंने ऑलरेडी वो सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किन एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेम है। इवेल्युएट नहीं करना, मतलब सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकालनी। टर्म्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से आपने टर्म्स को समझा है, उसी का आपको यूज करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, वो एक्सप्रेशन जहां पर सेम टर्म्स है उनकी वैल्यू भी सेम होगी। तो जस्ट आपको ये देख लेना किन एक्सप्रेशन में टर्म्स सेम है। ए वाले की बात कर लें तो यहाँ पर पहला टर्म है 319, यहाँ भी 319 है, यहाँ भी 319 है, यहाँ माइनस का 319 है। मतलब इसका ये वाला जो टर्म है ये तो अलग हो गया, बाकी सब में प्लस का 319 है, या तो माइनस का आ गया। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बाकी किसी से इक्वल नहीं हो पाएगा। मतलब कोई एक भी टर्म अगर सेम नहीं आता तो वो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब दूसरा टर्म देखो, यहाँ पर प्लस का 537 है, यहाँ पर माइनस का 537 है, यहाँ पर माइनस का 537 है। तो इन दोनों का ये दोनों टर्म तो सेम हो गया, मतलब ये प्लस का 537 ये तो अलग हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों जो एक्सप्रेशन है उनके टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी। 319 यहाँ पर, 319 यहाँ पर, माइनस का 537 यहाँ पर, माइनस का 537 यहाँ पर, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। 319 राइट साइड आ गया, माइनस का 537 इधर आ गया। और हम देख चुके हैं टर्म को इधर उधर करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, तो दोनों में टर्म सेम है, इसीलिए इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो आप ऐसे लिख देना कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन, इनमें सेम टर्म्स है, देयरफॉर दे हैव सेम वैल्यू। अब बी वाला देखो, यहाँ पर पहले टर्म की बात कर ले तो 87, 87, 87, 87, 87, इसका भी अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है, तो जस्ट ब्रैकेट हटा दो। 87 - 46 प्लस का 109, तो यहाँ भी 87, मतलब 87 वाला जो टर्म है वो तो सभी में सेम है। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं पहले, 87 - 46 - 109। अब देखो प्लस का 46 प्लस का 46 प्लस का 46, यहाँ पर माइनस का 46 है, यहाँ पर माइनस का 46 है, यहाँ पर माइनस का 46 है। तो यहाँ पर इन तीनों का दूसरा वाला जो टर्म है वो सेम आ गया, और बाकी जो तीन है उनका दूसरा वाला टर्म सेम आ गया। अब लास्ट टर्म देखते हैं, -109 -109 -109, यहाँ पर प्लस का 109, यहाँ पर माइनस का 109 और यहाँ पर प्लस का 109। अब यहाँ पर जो तीन टर्म है वही यहाँ पर भी है, मतलब 87, 46 और -109, यहाँ भी वही है 86, 46 और माइनस का 109। और कहीं पर ये तीन टर्म आ रहे हैं तो देख सकते हो नहीं आ रहे हैं। 87 तो चलो सब में सेम है, लेकिन बाकी सब में माइनस का 46 है, तो ये तीनों इससे अलग हो गए। तो इसका मतलब पहले जो तीन टर्म है वो आपस में सेम है, बाकी जो तीन टर्म है उसका देखो, 87 - 46 प्लस का 109, 87 माइनस का 46 माइनस का 109, ये दोनों तो अलग हो गया। लास्ट वाला देखो, 87 - 46 प्लस का 109, मतलब ये दोनों आपस में सेम हो गए और ये वाला अलग हो गया, ये किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ये तीन जो एक्सप्रेशन है वो आपस में इक्वल है, बाकी ये दो जो एक्सप्रेशन है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर दो ग्रुप हमको मिल रहे हैं। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख देना, पहला वाला एक्सप्रेशन, दूसरा वाला एक्सप्रेशन और तीसरा वाला एक्सप्रेशन, मतलब ये तीनों जो एक्सप्रेशन है इनमें सेम टर्म्स है तो वैल्यू सेम होगी। फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यानी ये फोर्थ वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है, इनमें सेम टर्म्स है तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ब्रैकेट्स लगाना है एप्रोप्रिएट प्लेस पे एक्सप्रेशन के, इस तरह से कि जो वैल्यू इंडिकेट कर रहा है वो वैल्यू आए। मतलब राइट साइड आपको ये वैल्यू दी है ना, लेफ्ट साइड आप ऐसी जगह ब्रैकेट लगाओ कि यही वैल्यू आए। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट या तो यहाँ पर लगेगा या फिर यहाँ पर लगेगा। मतलब पहले दो को एक ब्रैकेट में बंद कर लो या बाद वाले दो नंबर्स को एक ब्रैकेट में बंद कर लो, यही कर सकते हैं ना। तो दोनों ट्राई करके देख लो कहाँ से वैल्यू 13 मिल रही है। अगर मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दूँ तो 34 - 9 ये 25 होता है, 25 12 को ऐड करके 13 नहीं आएगा ना, मतलब ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर। तो देख लो 34 - 9 + 12 21 होता है, तो यहाँ से 13 मिल जाएगा, तो ये ब्रैकेट हमने लगा दिया। बी वाला देखो, अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो 56 - 14 ये हो जाएगा 42,
इसमें से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 34 आ जाएगा, मतलब सही जगह हमने ब्रैकेट लगा है। सी वाला देख लो, यहाँ पर 4 टर्म्स आपको दिए हैं तो 2 ब्रैकेट भी लग सकता है, मतलब ऐसे इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लो, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लो। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस का 34 हो जाएगा और ये प्लस का 32, तो 22 नहीं आएगा, मतलब ये 2 ब्रैकेट तो नहीं लगा सकते और किसी तरह से आप 2 ब्रैकेट नहीं लगा सकते। मतलब अगर इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो फिर ये एक अलग अलग नंबर बच गए ना, कम से कम 2 नंबर होगा तभी ब्रैकेट में बंद करोगे। तो इसका आप देख लो, -22, 12 + 10 22 होता है, ये -22 हो गया प्लस का 22, तो -22 प्लस का 22 ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 22, मतलब ये जो ब्रैकेट लगाई ये सही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वरना वन शॉट के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चंस को मिस कर दिया जाता है कि वन शॉट वीडियो बनानी है, वीडियो छोटी होनी चाहिए, तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए नहीं जाते। लेकिन मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लीव कर रहा हूँ जो उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, या बहुत सिंपल आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन दिया, ये एक्सप्रेशन दिया है, आपको बताना है नीचे जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनमें से कौन किसके इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनमें से कौन इसके इक्वल है, कौन इसके इक्वल है, ये आपको बताना है। तो ये चीज़ देखो आप सीख ही चुके हो, ब्रैकेट लगा है, जस्ट ब्रैकेट हटाना है, आपको दिख जाएगा। तो ए वाले का ब्रैकेट हटाओगे तो ये आ जाएगा, बी वाले में 73 -14 -1 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, साइन चेंज। 73 ब्रैकेट बाहर प्लस है तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट ब्रैकेट हटा दो, -14 प्लस का 1, 73 -14 -1। अब देख लो कौन किससे मैच कर रहा है, तो ये ए वाला इधर बी वाले से मैच कर रहा है, बी वाला ये ए से मैच कर रहा है, सी वाला भी ए से मैच कर रहा है और डी वाला बी से मैच कर रहा है। अब ब्रैकेट रिमूव करने का सेकेंड टाइप भी देख लेते हैं कि और किस कंडीशन में हमको ब्रैकेट दिया होता है और अगर हम ब्रैकेट रिमूव करें तो क्या होगा। लहामो और नोरबू होटल गए, वहाँ पर हर एक ने एक वेजिटेबल कटलेट और एक रसगुल्ला ऑर्डर किया। वेजिटेबल कटलेट की जो कॉस्ट है वो ₹43 है, रसगुल्ला है ₹24 का। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे विल हैव टू पे। आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो ये बताए कि कितना अमाउंट पे करना होगा। अब देखो एक्सप्रेशन हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो प्लेट वाइज, दूसरा आइटम वाइज। प्लेट वाइज का मतलब क्या, हम ये देख लेंगे कि भैया एक प्लेट की कितनी कॉस्ट आएगी। ऐसे 2 लोग हैं, 2 प्लेट ऑर्डर की गई है, तो एक प्लेट की जो कॉस्ट है उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो एक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा कि भैया एक प्लेट की कितनी कॉस्ट है, तो एक प्लेट में एक वेजिटेबल कटलेट है और एक रसगुल्ला है। वेजिटेबल कटलेट 43 का है, रसगुल्ला 24 का है, तो एक प्लेट की कॉस्ट कितनी आएगी, दोनों को ऐड कर दो। ऐसी 2 प्लेट है तो जितना एक प्लेट की कॉस्ट होगी उसी का डबल कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा तरीका एक्सप्रेशन बनाने का ये है कि हम आइटम वाइज बनाएं। हम ये देख लेंगे कि वेजिटेबल कटलेट कितने का पड़ा। एक वेजिटेबल कटलेट का जो प्राइस है वो है 43, ऐसे 2 कटलेट ऑर्डर किए गए तो टोटल वेजिटेबल कटलेट की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, एक का 43, 2 का निकालना है तो डबल कर देंगे। इसी तरह से दूसरा आइटम है रसगुल्ला, एक रसगुल्ले का जो कॉस्ट है वो है 24, ऐसे 2 रसगुल्ला ऑर्डर किए गए तो इसका डबल कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगी, जितने भी आइटम ऑर्डर किए गए उनकी कॉस्ट को ऐड करके, तो ये कटलेट हो गया, ये रसगुल्ला हो गया, इनकी कॉस्ट को जस्ट ऐड कर दो, तो ऐसे एक्सप्रेशन बनेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो अलग है, यहाँ पर अलग है, ये कैसे हो रहा है, कौन वाला सही है। एक काम करते दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कौन सही कौन गलत। ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करो तो 2 × 67, तो यहाँ से आ जाएगा 134। अब नीचे वाला जो एक्सप्रेशन उसको सॉल्व कर लो, 2 × 43 ये होता है 86 प्लस 2 × 24 ये होगा 48, दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ से भी आएगा 134। क्या बात समझ में आई कि भले ही एक्सप्रेशन अलग दिखने में लग रहा है लेकिन वैल्यू हमको सेम मिलेगी। अब दोनों जो एक्सप्रेशन बने हैं उसको आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 43 और 24 को ऐड कर रहे हैं और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे वाले एक्सप्रेशन में 2 एक बार 43 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2 एक बार 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने देख लिया कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन इनकी वैल्यू आपस में सेम है। इसी के साथ साथ इन दोनों में आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ब्रैकेट का, कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ब्रैकेट लगा है, नीचे वाले में ब्रैकेट नहीं लगा। मतलब अगर ऊपर वाले का ब्रैकेट हम रिमूव करें तो ऐसा कुछ बनेगा। कैसे बना चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऊपर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ऐसा है, 2 × 43 + 24। यहाँ पर हुआ क्या, जब हमको ब्रैकेट रिमूव करना था तो उसके लिए हम 2 को एक बार 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच में देख सकते हो प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया, 2 एक बार 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 24,
तो ये नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वैसे बन गया कि नहीं। तो ऐसा काम हुआ, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स थे, जैसे 2 टर्म्स हैं यहाँ पर, वो दोनों ही टर्म एक एक करके ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो गए और हमने इस तरह से ब्रैकेट रिमूव कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इन अ रिपब्लिक डे परेड देयर आर बॉय स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स मार्चिंग टुगेदर। तो रिपब्लिक डे परेड चल रही है जिसमें बॉय स्काउट्स हैं, गर्ल गाइड्स हैं जो कि मार्च कर रही हैं एक साथ। द स्काउट्स मार्च इन 4 रोज विद 5 स्काउट्स इन ईच रो। स्काउट्स की बात कर लें तो इनकी 4 रो है, ये देख सकते हो, ये येलो वाला 1 2 3 4 रो है। हर रो के अंदर 5 है, यानी 1 2 3 4 5। फर्स्ट रो के अंदर 5, इसी तरह से बाकी रो के अंदर 5। भाई गाइड्स की बात कर लें तो ये मार्च कर रही है 3 रो के अंदर, 1 2 3, यानी ग्रीन वाला जो है ये गाइड का है। हर रो के अंदर यहाँ पर भी 5 गाइड है। हाउ मेनी स्काउट्स एंड गाइड्स आर मार्चिंग इन दिस परेड। कितने स्काउट्स और गाइड्स इस परेड में मार्च कर रहे हैं ये आपको बताना है। यहाँ भी एक्सप्रेशन हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम ऐसा कर लें कि भैया जो गाइड्स है ना वो कितने हैं उनकी वैल्यू निकाल लो, स्काउट्स की वैल्यू निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। तो ग्रीन वाले गाइड है, गाइड की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 रो है और 5 कॉलम है। तो अगर कोई चीज़ रो और कॉलम में अरेंज होती है, टोटल हमको बताना होता है, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर देते हैं। तो जो गाइड्स हैं यानी ग्रीन कलर वाले वो कितने हैं, 3 रो है और 5 कॉलम्स है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, आ जाएगा 15। काउंट भी कर सकते हो, 15 ही आएगा। ऐसे भी देख सकते हो, एक रो के अंदर 5, दूसरे रो में 5, तीसरे रो में 5, तो 5 5 5 5 को 3 बार ऐड करना, मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से येलो वाला देख लो, यानी जो स्काउट्स हैं इनकी 4 रो है, हर एक रो के अंदर 5 है, या हम कह सकते हैं 5 कॉलम है। टोटल बताना है तो इनको ऐड कर दो, एक्सप्रेशन बन गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस पूरे को एक साथ आप देख लो। उसके लिए आपको ये करना होगा कि देख लो कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है गाइड्स की और 4 रो है स्काउट की। तो टोटल कितनी रो है, 3 + 4। अब कॉलम कितने हैं, कॉलम तो वही 5 है, यानी 1 2 3 4 5। तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते हैं तो ये रो हो गया, मल्टीप्लाई बाई कॉलम जो कि 5 है। 5 को आप इधर ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दोनों से आपको वैल्यू सेम मिलेगी, सॉल्व कर लो। 3 5 15 + 4 5 20, तो आ गया 35। यहाँ से देख लो 3 + 4 7 7 5 35, यहाँ से 35 आएगा। मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन से हमको सेम वैल्यू मिलेगी। और वैसे भी देख सकते हो, अगर इसको आप सॉल्व करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा है वो ब्रैकेट के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन तो प्लस। 5 एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हो। देख सकते हो ये सेम है कि नहीं। तो इस तरह से जो हमने ब्रैकेट रिमूव किया, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ऐसे आपको 2 नंबर या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, अभी आपके सिलेबस में 2 ही नंबर्स का दिया है तो वही ध्यान रखना। तो जैसे ब्रैकेट में 2 नंबर है जो यहाँ पर देख सकते हो ऐड हो रहा है, और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है जो कि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान रखना, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब ब्रैकेट आप हटाओगे तो ए एक बार बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा ए बी, फिर बीच में प्लस का साइन तो यहाँ प्लस लगा दिया। ए एक बार सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए सी हो जाएगा। अच्छा, अगर ब्रैकेट में जो 2 टर्म्स लिखे हैं उसके बीच में माइनस का साइन है तब क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, वही काम होगा। ब्रैकेट के बाहर जो है वो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी ए एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा, फिर माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया। ए एक बार सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये माइनस लगा और ये ए सी हो गया। ऐसे करना है। अब इसको सॉल्व करो। पहले आपको ये देख लेना है, ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है जो कि ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे हो, तो यहाँ ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो ब्रैकेट से, तो मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। 3 एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया। 3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा 21। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं, देखो जो काम हो रहा है वैसे ही नाम है। ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। जैसे बांटते हैं ना कोई चीज़, मान लो कहीं पर मिठाई बांट रहे हैं, कुछ और भी सामान बांट रहे हैं, तो वैसे ही हो रहा है। एक तो 3 5 को मिल जा रहा है, एक 3 2 को मिल जा रहा है, तो दोनों को एक एक 3 मिल जा रहा है। अब इसी तरह यहाँ पर देखो 4 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन तो माइनस। 4 एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 7 28 माइनस 4 3 12, तो यहाँ से आ जाएगा 16। अब ये दोनों क्वेश्चन आप अपने से करना। यहाँ पर ब्रैकेट वाला पार्ट पहले है, बाद में ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये नंबर पहले लिखा हो या बाद लिखा हो, रूल वही लगेगा। ब्रैकेट के बाहर जो है ब्रैकेट के अंदर वाले
हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बीच में जो साइन है वो उसका साइन रहेगा। अब जिस तरह से आप मेरी मैथ्स की वीडियोस देख रहे हो ना, उसी तरह से आप साइंस की वीडियोस भी देखो। यू विल डेफिनेटली लव इट, क्योंकि मैं साइंस को विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन करता हूँ, तो उससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है, डिटेल में समझ में आती हैं। तो साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। टिंकर द टर्म्स इसका सेकेंड पार्ट है। यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन दिया है और इसकी वैल्यू भी दी है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब दोनों एक्सप्रेशन को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर 53, यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 है। तो अभी जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी का यूज़ करके हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। देखो 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं 53 + 10, और 63 मल्टीप्लाई हो रहा है 18 से, दो बाहर 18 मल्टीप्लाई हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 18 एक बार 53 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 53 मल्टीप्लाई बाय 18, फिर प्लस का साइन तो प्लस, 18 एक बार 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 53 मल्टीप्लाई बाय 18 की वैल्यू हमको 954 दी है, तो हमको खुद से कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, इसीलिए हमने इस तरह से ब्रेक करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। बाकी 18 और 10 तो 180 होता है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1134। अब इसी तरह से 97 मल्टीप्लाई बाय 25, इसको इवैल्यूएट करने का इफेक्टिव तरीका बताओ। मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, गलती हो सकती है। यहाँ अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। 97 को हम 100 - 3 कर सकते हैं, तो 100 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान है, 3 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 97 से मुश्किल है, तो हमने 97 को 100 - 3 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब बाहर 25 मल्टीप्लाई हो रहा, तो वैसे हमने कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 25 एक बार 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया। 25 एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 25, जस्ट सॉल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगा 2425। अब यही जो मेथड है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला मेथड, इसका यूज़ करके प्रोडक्ट निकालो। तो यहाँ देख सकते हो 95 को 8 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, 100 से करना आसान है, तो 95 को हम 100 - 5 कर सकते हैं। बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, 8 और 100 एक बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन, 8 एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 8 कर सकते हो। तो यहाँ से 760 आंसर आ जाएगा। बी वाला देख लो, तो 104 मल्टीप्लाई बाय 15। अगर 104 की जगह 100 होता तो सॉल्व करना आसान हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं, बना लेते हैं। 104 को हम 100 + 4 लिख सकते हैं। 15 एक बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 15 एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 1560। अब सी वाला अपने से कर लेना। 49 को 50 - 1 के फॉर्म में ब्रेक करके कर सकते हो। इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारा मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब सिर्फ लास्ट की 2 फिगर इट आउट बचा हुआ है, उसको आप पहले अपने से ट्राई करना। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं बनना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोज़ का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। फिगर इट आउट के कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।